विक्टर गेट के सामने कैजुअली झाड़ू चला रहा होता है। तभी पीछे से लायन ब्लूम के नाइट्स पूरी ताकत से हैक्सन मिशन में घुसपैठ करते हैं। डीप फॉरेस्ट में एगस की टीम कैजुअली खड़े होते हैं, आपस में बात करते हुए। तभी एक इन्वेस्टिगेटर एक्सप्लेन करता है कि वो लोग जिस साइट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो कोलैप्स हो गई, जिससे पूरी तरह से इंटेल कलेक्ट करना मुश्किल हो गया। फिर भी एगस सबको अश्योर करती है कि उन्होंने सॉलिड काम किया है। लेकिन तभी अचानक उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्हें वहीं जड़ कर देती है। एक चट्टान पर डेमियन बैठा होता है शांत, लेकिन उसके बॉडी से एक मेजमराइजिंग मैजिक निकल रहा होता है। पूरी टीम बस वही खड़ी रह जाती है। स्टंट कुछ कह ही नहीं पाते। एगस डिसबिलीफ में घूरती रहती है। उसके मन में यही सवाल चलता है कि यह आखिर हो क्या रहा है और यह बंदा ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसे यह सब रिमार्केबल लगता है। एगस को याद आता है कि डेमियन को जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टेक्निक दी थी वो एक कल्टीवेशन मेथड थी, और अगर उसे उसकी अल्टीमेट फॉर्म तक ले जाया जाए तो यूजर फ्रीली सराउंडिंग माना अब्सॉर्ब कर सकता है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि डेमियन ने कुछ ही घंटों में उस लेवल तक पहुंच भी लिया। डेमियन जब ट्रांस से बाहर आता है तो नीचे नजर जाती है। वही 3 लोग उसे देख रहे होते हैं। एगस और उसकी टीम ऐसे घूरते हुए जैसे कोई रेयर मंकी स्पीशीज देख ली हो। एगस खुद को रोक नहीं पाती, सीधा उसके पास पहुंच जाती है। डेमियन कैजुअल अंदाज में उसकी तरफ देखकर पूछता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन अब खत्म हो गया या नहीं। उसी वक्त उसके हाथ में जो किताब होती है, डेमियन पूरी तरह से उसमें एंग्रोस्ड होता है। एगस नोटिस करती है कि उसका प्रोग्रेस काफी इंप्रेसिव है। डेमियन के दिमाग में यह बात क्लियर हो जाती है। एगस मजाक नहीं कर रही थी जब उसने कहा था कि यह किताब रेयर है। यह सच में रियल डील है। उसे समझ आता है कि सो टेक्निक्स अब उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन यह कल्टीवेशन मेथड यह गेम चेंजर है। डेमियन के लिए यह टेक्निक सच में यूजफुल है। वह सोचता है कि डिस्ट्रक्टिव सोर्ड स्टाइल के इनसेन माना ड्रेन को बैलेंस करने के लिए ही यह कल्टीवेशन एनर्जी टेक्निक बनाई गई होगी। यह ना सिर्फ जल्दी माना गैदर करता है, बल्कि सराउंडिंग से एक्सटर्नल मैना भी टेम्परेरीली पुल कर सकता है। डेमियन और एगस की नजरें आपस में टकरा जाती है और कुछ सेकंड्स के लिए टाइम रुक सा जाता है। एगस की पेल स्किन पर एक हल्की सी ब्लश आ जाती है और डेमियन ऑकवर्ड साइलेंस को कैजुअली तोड़ते हुए कहता है कि डिनर टाइम हो गया है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी एक शार्प वेव ऑफ ब्लड लस्ट उसकी सेंसेस को हिट करता है। डेमियन को फील होता है कि वह कीड़ा आ गया है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो एगस से कहता है कि उसे एक अर्जेंट काम निपटाना है और वह पहले निकल रहा है। वो पोलाइटली उसे बोलता है कि वह आराम से लौटे। एगस वहीं खड़ी रह जाती है, शॉक्ड, और डेमियन की अनबिलीवेबल स्पीड से डिसअपीयरेंस देखती है। वो समझ जाती है उसने इतनी कम मात्रा में माना यूज किया, फिर भी वो इतनी स्पीड कैसे निकाल पाया। मतलब उसकी माना कंट्रोल की प्रिसीजन इनसेन है। एगस क्वाइटली सोचती है, डेमियन की लिमिट्स आखिर जाती कहां तक है। इस बीच हाउस हैक्सन में माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। लेवेंडर विक्टर को बेरहमी से पीट रहा होता है। एक ब्रूटल पंच उसके पेट पर पड़ता है। विक्टर कोलैप्स हो जाता है। रेहेम की भीख मांगता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो हर किक के साथ विक्टर को गालियां देता है। वही गैरेक और एल्पिस खड़े होते हैं। यह सब टॉर्चर देखते हुए मजा ले रहे होते हैं। विक्टर की चीखें माहौल में गूंज रही होती है, लेकिन इन दरिंदों को फर्क नहीं पड़ता। तभी वाइसकाउंट पॉल भागते हुए सीन में एंटर करता है और गुस्से से चीखते हुए नाइट्स को रोकने के लिए कहता है। गैरेक उसे पहचान लेता है। पॉल हैक्सन खुद वाइसकाउंट पॉल विक्टर को गोद में उठाता है, उसके ब्रूस्ड बेसुध शरीर को पकड़े हुए। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा होता है। वह डिमांड करता है कि आखिर यह किस तरह के नाइट होते हैं जो एक सिविलियन को ऐसे मारते हैं। गैरेक फिर एक कदम आगे बढ़ता है और डिक्लेयर करता है कि मार्कस लायन ब्लूम ने डेमियन हैक्सन की मांग की है। वो ठंडे लहजे में वार्निंग देता है, या तो डेमियन को सौंप दो वरना हैक्सन स्टेट की मिट्टी भी नहीं बचेगी। पॉल को रिटेलिएशन की उम्मीद थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। गैरेक मन ही मन प्लान कर रहा होता है कि डेमियन के मिलते ही वो हैक्सन स्टेट को जलाकर राख कर देगा। पॉल गैरेक की आंखों में आंखें डालकर साफ कहता है
कि वो अपने बेटे को किसी हाल में नहीं देगा। गैरेक अपने दांत खींचते हुए बोलता है, यह डिसीजन बहुत महंगा पड़ेगा, और तभी वो अप्रेंटिस नाइट को आदेश देता है कि सब कुछ तबाह कर दो जब तक वह घटिया डेमियन सामने ना आ जाए। पॉल चीखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि तभी एक चिलिंग वॉइस पूरे माहौल में गूंजती है। एक टॉक्सिक डार्क पर्पल ओरा चारों ओर फैलने लगता है। एटमॉस्फियर हैवी हो जाता है। गैरेक मुड़ता है, उस मॉन्स्टर्स प्रेशर को महसूस करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह एनर्जी किसका है। एल्पिस और लेवेंडर की हालत फ्रीज हो चुकी होती है। मूवमेंट बंद, फिंगर्स भी नहीं हिल रहे। डेमियन एंट्री करता है। कार्ल स्टेप्स के साथ विक्टर के पास जाता है और चुपचाप उसकी ब्रीदिंग चेक करता है। एक नजर ही काफी होती है उसका गुस्सा जागने के लिए। कंठ से एक ठंडी लेकिन कड़क आवाज निकलती है। वो नाइट से कहता है कि वह लकी है कि विक्टर टफ बना है, क्योंकि अगर वह मर गया होता तो डेमियन सबको वही खत्म कर देता। गैरे एक पल को सन रह जाता है, और तभी फाइनली रियलाइजेशन होती है कि यह वही है। डेमियन हैक्सन। गैरे को लगता है कि डेमियन बस एक एरोगेंट लड़का है जिसने कोई चालाकी से नोबल को हराया और अब खुद को अनबीटेबल समझता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने मिनियंस को आदेश देता है कि डेमियन के घुटने तोड़ दो और जमीन पर गिरा दो। एल्पिस और लेवेंडर कमांड सुनते ही सिंक में आगे बढ़ते हैं। लेवेंडर अपनी तलवार से डेमियन पर हमला करता है, मगर डेमियन सीधे उसका हाथ पकड़कर उसे बीच में ही रोक देता है। डेमियन अपने शरीर में इकट्ठा किया हुआ माना परखने के लिए ठान लेता है, और अब वो खुद को रोकने वाला नहीं है। वो लेवेंडर की आर्म पकड़ता है, एक जोरदार ट्विस्ट देता है। लेवेंडर अग्नि में चिल्ला उठता है और फिर आता है एक सॉलिड पंच सीधा चेस्ट में, जो उसे हवा में उड़ा देता है। डेमियन स्मर्क करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैब रैट्स खुद ही चलकर उसके सामने आएंगे। एलपिस अपने दोस्त को उड़ते हुए देखकर रेस में डेमियन पर चार्ज करता है, लेकिन उसे ग्रीट करता है एक शार्प किक सीधा चिन पर, और वह भी हवा में उड़ता है। डेमियन बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा। अब उसकी असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह देखकर विक्टर डेमियन को बुलाता है और मुस्कुराकर उसे थम्स अप देता है। फिर लाइन ब्लूम फैमिली का फॉर्मल नाइट। गैरिक पूरे रोश के साथ मैदान में कदम रखता है और सीधा डेमियन की ओर बढ़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह लड़का अब तक खड़ा है, जबकि उसने लॉर्ड अरविंद को कुछ घटिया चालों से हरा दिया था। लेकिन जिस तरह डेमियन ने अल्पिस को पूरी तरह रौंद डाला, वह गाराक को सबसे ज्यादा खटकता है। इतनी खतरनाक स्किल्स की उसने उम्मीद नहीं की थी। डेमियन इन सब बातों को हल्के में टालता है, कहता है कि इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। मगर तभी गैरेक का पूरा डिमिनर बदल जाता है, जैसे उसे अचानक कोई बड़ा रहस्य समझ आ गया हो। डेमियन पूरी तरह कंफ्यूज होता है, और उसी पल गैरेक, जो देखने में एक सुनहरे बालों वाला गोरिल्ला लगता है, अचानक दावा कर देता है कि डेमियन असली डेमियन हैक्सन है ही नहीं, वह कोई इम्पोस्टर है। विक्टर को थामे वाइसकाउंट यह वाइल्ड एक्यूजेशन सुनकर सन रह जाते हैं। डेमियन के चेहरे पर भी घिन और हैरानी के भाव उभर आते हैं कि कोई इस हद तक मूर्ख कैसे हो सकता है। मगर गैरेक्ट चिल्लाता ही चला जाता है। वो कहता है कि डेमियन झूठ बोल रहा है और वह किसी भी ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। यह सब एक साजिश है ताकि लाइन ब्लूम्स का राइज रोका जा सके। गैरेक रैंट करता ही चला जाता है, बार बार दोहराता है कि डेमियन कोई इम्पोस्टर है। यह लंबी बकवास अब डेमियन को बोर करने लगती है। गैरेक उसे एक फेक पोजर कहता है, कोई सस्ता भाड़े का लड़ाका जिसे बस लॉर्ड अरविंद को हराने और हाउस लाइन ब्लूम की साख गिराने के लिए भेजा गया है। बात यही नहीं रुकती। वह तलवार की ओर हाथ बढ़ाते हुए डेमियन और बाकी सबको नीच कहते हुए कोसता है कि उन्होंने लायन ब्लूम पर कीचड़ फेंका है। डेमियन दिमाग में सोचता है कि इस किंग कोंग जैसे प्राणी का आईक्यू शायद एक बॉल जितना ही है। वहीं लेवेंडर जमीन पर पड़े पड़े एक कर रहा होता है कि वह बेहोश है ताकि इस झमेले से दूर रह सके। वाइसकाउंट दूर से अपने बेटे को पुकारते हैं, जबकि विक्टर मन ही मन डेमियन की जीत के लिए प्रार्थना करता है। और तभी गैराक अपनी तलवार खींचकर डेमियन पर टूट पड़ता है। उसके इरादे साफ है, सिर धड़ से अलग कर देना। उसे पता है कि यह नकली लड़का स्किल्स तो रखता है, लेकिन अब उसकी किस्मत साथ नहीं देगी। वह सोचता है कि बस डेमियन जरा सा उसके रेंज में आए आधा कदम भी,
तो एक ही वार में उसे 2 टुकड़े कर देगा। वो डेमियन की गर्दन की तरफ वार करता है। तेज, घातक। लेकिन डेमियन बिजली जैसी फुर्ती से अपनी स्वर्ड से अटैक ब्लॉक करता है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ। उसे अब पूरा यकीन है कि इस बार लायन ब्लूम्स ने जो भेजा है वो कोई जोकर नहीं, एक फॉर्मल नाइट है। गैरेक्ट को यकीन नहीं होता कि यह लड़का उसकी स्विफ्ट स्वर्ड को पैरी कर गया, लेकिन वह इसे एक लकी फ्लूक मानकर फिर से हमला करता है। इस बार उसकी तलवार से आग की लहर निकलती है। वो डेमियन को ललकारता है कि अब इस हमले को रोक कर दिखाए। डेमियन वहीं खड़ा रहता है, शांत स्थिर। वो हमले ऐसे टालता है जैसे कोई झूल झटक रहा हो। फिर वह मजाक में गैरेक को ताना मारता है कि इतने बड़े शरीर के साथ उसकी स्पीड काफी स्लो है। यह बात सुनते ही गैरेक अपना आपा खो बैठता है। अब बारी डेमियन की होती है। वो अपनी तलवार निकालता है और बिजली की रफ्तार से गैरेक की तरफ झपकता है, सीधे उसके माथे की ओर निशाना साधते हुए। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि गैरेक उसकी मूवमेंट देख ही नहीं पाता। एक झटके में डेमियन उसका चेहरा निशाना बनाते हुए एक जोरदार किक मारता है, जिससे वह जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरता है। डेमियन शांत लहजे में कहता है कि यह किक विक्टर के लिए था। गैरेक खुद को समेटते हुए उठता है, खून से लथपथ हाथ के सहारे खड़ा होता है और बड़बड़ाते हुए फिर से डेमियन पर झपकता है। इस बार उसकी तलवार पूरी तरह ओरा से लिपटी होती है। उसका सीक्रेट टेक्निक्स लायन माइटी स्वर्ड अब डेमियन के सामने है, लेकिन डेमियन के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं होता। वह अपनी तलवार से गैरेक की अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। डेमियन की तलवार गैरेक की तलवार को एक ही वार में चूर चूर कर देती है। गैरेक हक्का बक्का रह जाता है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए डेमियन की तलवार सीधे उसके कंधे में घुस जाती है। उसका पूरा कंधा कटकर गिर जाता है। दर्द के मारे गैरेक की चीख निकल जाती है। खून उसकी कमीज को भिगो देता है। वह गिर पड़ता है। उसकी सांसें भारी हो रही होती है। वाइसकाउंट और विक्टर दोनों अविश्वास में देख रहे होते हैं कि डेमियन ने एक फॉर्मल नाइट को यूं हराकर जमीन चटा दी। गैरेक दर्द से तड़पते हुए अपने जख्म को दबाता है, पर तभी डेमियन उसका चेहरा निशाना बनाते हुए अपनी तलवार उसके पास लाता है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलकता है। अब गैरेक के चेहरे पर भीख मांगने की लाचारी उतर आती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने किससे पंगा ले लिया। डेमियन साफ कहता है कि वही डेमियन हैक्सन है, और गैरेक को बहुत पहले ही माफी नहीं मांग लेनी चाहिए थी जब उसने उसके परिवार को गाली दी और विक्टर को और भी बदसूरत बना दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। गैरे जैसे तैसे माफी मांगता है, लेकिन डेमियन को उसका अंदाज पसंद नहीं आता। डेमियन हंसते हुए कहता है कि गैरेक को उससे माफी नहीं मांगनी है, बल्कि किसी और से माफी मांगनी है। वो मुड़ता है और गैरेक को उसके हाल पर छोड़ देता है। पीछे वाइसकाउंट और विक्टर खड़े होते हैं, जिनकी आंखों में अब गुस्से की चमक साफ दिख रही होती है। अब बदला लेने की बारी है विक्टर की। कुछ देर बाद ऐसा सीन सामने आता है जहां गैरेक और उसके अप्रेंटिस नाइट जमीन पर घुटनों के बल बैठे होते हैं, जैसे अभी अभी कोई भीषण तूफान उन पर टूट पड़ा हो। विक्टर अब भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं पाता है और सोचता रहता है कि शायद कुछ और घूं से मारे जा सकते हैं। लेकिन डेमियन उसे कहता है कि अगर वह और आगे बढ़ा तो गैरेक्स जरूर मर जाएगा। विक्टर कैजुअली सुझाव देता है कि चलो एक दो हाथ पांव और तोड़ देते हैं। डेमियन को भी विक्टर का विचार सच में पसंद आ रहा होता है कि तभी वाइसकाउंट आता है और डेमियन से कहता है कि अब काफी हो गया। उसी वक्त गैरेक वाइसकाउंट के पैरों में गिर जाता है, अपनी पूरी गलती स्वीकार करता है और जो डिसरिस्पेक्ट उसने दिखाया उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन पॉल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता। वो कहता है कि इस गोरिल्ला की माफी कुछ काम की होनी चाहिए। इतने केस के बाद वो बताता है कि अगर उसका बेटा इतना ताकतवर ना होता तो पूरा इलाका तबाह हो जाता। उसके अलावा मार्कस फैमिली उन्हें पकड़कर टॉर्चर करती। यह सुनकर गैरेक्स जमीन पर सिर पटकता है, माफी मांगता रहता है और दया की भीख मांगता है। लेकिन वाइसकाउंट का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ता। पॉल की एक नज़र पर डेमियन अपनी ब्लेड शीट में डाल देता है और कहता है कि वह दरअसल गैरेक को मारने का इरादा नहीं रखता था। उसे पता है कि गैरेक की जान लेने से हाउस लायन ब्लूम के साथ संबंध बुरी तरह टूट जाएंगे। दरअसल डेमियन मानता है
कि अगर बात सिर्फ उसकी होती तो वह मार्कस फैमिली से अकेले भी लड़ जाता, चाहे हालात कैसे भी हो। लेकिन अब उसके परिवार की जिम्मेदारी उसके सिर पर होती है, और वह इतना बेवकूफ नहीं कि अकेले काम करे। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वह इन मूर्खों को ऐसे ही छोड़ देगा तो बदला जरूर होगा। अब इन तीनों ट्रबलसम लोगों को लेकर क्या करना है, यह सोच सच कर थक गया होता है। तभी एगस अचानक दौड़ती हुई आती है, डेमियन को आवाज लगाती है और पूछती है कि यह क्या हो रहा है। डेमियन थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। उसकी अचानक मौजूदगी ने उसे हक्का बक्का कर दिया होता है। फिर उसे याद आता है कि एगस अब उसके काम आ सकती है। वह जल्दी से सारी बात समझाता है और एगस पूरी स्थिति समझ लेती है। एक बार जब वो डेमियन की चिंताएं समझ जाती है तो पूरी तरह उसके साथ हो जाती है। डेमियन पूछता है कि क्या उसके पास कोई चालाक योजना है, और एगस रुक कर सोचती है। फिर वो हाउस हेक्सन को बधाई देती है कि उन्होंने पहली बार यूलान के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को गिराया है, जो कोई छोटी बात नहीं होती। इस जीत के बाद एगस आधिकारिक रूप से हाउस हेक्सन को एक अलाइड हाउस होल्ड के रूप में मानती है, जो डेमियन के लिए थोड़ी राहत की बात होती है। वाइस्काउंट और विक्टर एक दूसरे को समझदारी भरी नजरें देते हैं, जानते हुए कि अगर यह योजना सफल रही तो उनका परिवार एक बड़ी समस्या से बच जाएगा। इस बीच डेमियन अपने सबसे प्यारे पपी आइड लुक के साथ एगिस को मनाने की कोशिश करता है कि क्या वह वास्तव में उसकी मदद कर सकती है। लड़की उसकी बातों से प्रभावित होती है और बिना हिचकिचाए उसके पक्ष में हो जाती है। मगर हम सबको पता है डेमियन कैसा है। डेमियन जोर से कहता है कि यह मामला तुरंत हाउस लाइन ब्लूम तक पहुंचना चाहिए। वो उन तीनों नाइट्स को कहता है कि जाओ और अपने मालिक को बताओ कि हाउस हेक्सन अब चर्च की सुरक्षा में है। डेमियन उन बदमाशों को बिना एक शब्द कहे घातक नजर से देखता है, जिससे उन्हें अंतिम चेतावनी मिलती है। फिर वह उन्हें तुरंत निकल जाने के लिए कहता है। गैरिक और उसके साथी एल्पिस और लवेंडर तुरंत भागते हैं, जैसे उनकी जान पर बनाई हो। डेमियन को दया के लिए धन्यवाद देते हुए विक्टर उनका मजाक उड़ाता है कि आज वह किस्मत वाले थे। वह खुश होता है कि डेमियन की ताकत ने उन गुंडों को डरा कर भगा दिया। अब वह आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन पॉल इस बारे में निश्चित नहीं होता। वह याद दिलाता है कि अब आगे क्या करना है, यह तय करना बाकी है। इसीलिए वह एक फैमिली की मीटिंग बुलाता है ताकि सब मिलकर चर्चा करें। पॉल शांति से लायन ब्लूम के साथ झगड़े को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है, जो अब बढ़ती समस्या बन चुकी है। एबेल पूरी तरह नड़ी कपड़े पहने अपने पिता से पूछता है कि जब वह चर्च की सुरक्षा में है तो इस बैठक की जरूरत क्या है। लुईस बीच में बोलती है कि वह चर्च से पूरी सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, खासकर जब मामला राजनीतिक हो। पॉल उससे सहमत होता है और समझाता है कि चर्च आमतौर पर नोबल मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता, खासकर जब राजनीतिक विवाद हो। लायन ब्लूम परिवार की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना में नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव में है। वाइस्काउंट को पता है कि अगर वह चाहे तो वह छोटे परिवारों को कई तरह से खत्म कर सकते हैं। सोचते हुए वह कहता है कि सबसे पॉसिबल आइडिया यह है कि मार्कस फैमिली को एक अच्छी रकम देकर मामला सुलझा लिया जाए। अगर यह काम ना आए तो किसी बड़े नोबल की सुरक्षा लेना पड़ेगा। एगस पॉल्स बातों को ध्यान से सुनती है। वह एक और सुझाव देती है, डेमियन को पैलेडिन बनाना। वो कहती है कि अगर डेमियन पैलेडिन बन जाए तो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। डेमियन का चेहरा इस बात को सुनकर स्पष्ट रूप से नाराज होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीटिंग के बीच अचानक यह प्रस्ताव आएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वह साफ मना कर देता है। पॉल उसकी बात का सम्मान करता है और उस आइडिया को खत्म समझता है, लेकिन एबिल इसका विरोध करता है। वो जोर से मेज पर हाथ मारता है और पूछता है कि पिता ने डेमियन के मना करने को इतना जल्दी क्यों स्वीकार कर लिया। वो तर्क देता है कि अगर डेमियन पैलेडन बन जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। डेमियन अच्छी तरह समझता है कि एबल क्या कर रहा है और उसे देखकर उसका एंगर से भरा चेहरा साफ दिखता है। एबल पूरी गलती डेमियन पर डाल देता है और कहता है कि यह झगड़ा उसकी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए उसे ही इसका समाधान निकालना होगा। लेकिन इससे पहले कि एबल कुछ और कहे, पॉल उसे इतनी कड़ी नजर से देखता है कि पूरा कमरा शांत हो जाता है। वह याद दिलाता है कि यहाँ मेहमान मौजूद है
और उसे शालीनता से पेश आना चाहिए। एबल तुरंत चुप हो जाता है। पॉल स्वीकार करता है कि डेमियन की वजह से लायन ब्लूम परिवार के साथ झगड़ा बढ़ा, लेकिन यह पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। फिर वह एक बड़ा राज बताता है। लायन ब्लूम का दूसरा बेटा लुइस के प्रति गलत इरादे रखता था। अगर डेमियन ने उस वक्त कदम नहीं उठाया होता तो हालात बहुत बुरे हो सकते थे। मलिडा और लुइस चुपचाप पॉल को सांत्वना देती है, उसके भार को महसूस करते हुए। तभी वाइस्काउंट हैक्सन उठता है, डेमियन के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया। डेमियन के दिल में एक अनजान गर्माहट उठती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। वह धीरे से कहता है कि उसने बस वो किया जो करना जरूरी था। पॉल अब यह मामला खुद संभालने का फैसला करता है और चाहता है कि परिवार उस पर भरोसा करे। तभी बटलर आता है और बताता है कि हाउस गोल्ड पिक्सी से कोई आया है। पॉल को समझ नहीं आता कि अब उनका उनसे क्या काम है। पता चलता है कि डेमियन ने परिवार की गेहूं की खेतों को गिरवी रखकर कर्ज लिया था और उसकी वापसी की अंतिम तिथि निकल चुकी है। डेमियन पूरी तरह चौंक जाता है। उसे अंदाजा नहीं होता था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। पॉल का चेहरा गुस्से से सियार हो जाता है और वह क्रोधित होकर डेमियन की गर्दन पकड़ता है, उसे दबाता है और उसके अस्तित्व को कोसता है। कुछ समय बाद एक आदमी अपनी टोपी थोड़ी देर के लिए उठाकर यंग मास्टर डेमियन को सम्मान देता है और उसे अच्छा दिन होने की शुभकामनाएं देता है। डेमियन आंखें सिकोड़कर उसे पहचानने की कोशिश करता है। वो होता है ऑल इंडेमिशी, देश और कैश की वेस्ट ब्रांच का मैनेजर अपने पर्सनल गार्ड के साथ खड़ा हुआ। डेमियन अब चीजों को जोड़ना शुरू करता है और समझने लगता है कि यह वही आदमी है जिसने उसे चालाकी से लैंड डीड पर साइन करवा लिए थे। अब वह खुद से सवाल करता है कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया था। वह ओलिन से जानना चाहता है कि असल में कितना कर्ज बकाया है। ओलिन ठंडे स्वर में बताता है कि डेमियन ने 200 सोना उधार लिए थे और अब ब्याज समेत वो रकम 300 गोल्ड हो चुकी है। इतनी बड़ी रकम सुनकर डेमियन शून्य रह जाता है। वो ओलिन को अविश्वास से देखता है और जब पूछता है कि क्या यह फिगर सही है, ओलिन उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का सुझाव देता है। डेमियन को यह तक याद नहीं आता कि उसने पैसे क्यों लिए थे, लेकिन उसे इतना जरूर याद होता है कि उसके परिवार के पास इतने सोने नहीं है। वह सोचने लगता है कि कहीं वह अपने पूरे परिवार को गरीबी में तो नहीं धकेल रहा। ऐसा लगता है जैसे वह सब सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे, खाने तक को कुछ नहीं होगा। यह ख्याल उसे अंदर से तोड़ देता है। ओलन ठंडे स्वर में कहता है कि अगर आज तक रिपेमेंट नहीं हुआ तो जमीन डैश एंड कैश की प्रॉपर्टी बन जाएगी। डेमियन गुस्से से उसे उसकी कही बात याद दिलाता है कि कोल्ट्रल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन ओलिन अब साफ कहता है कि हालात बदल चुके हैं। ड्यूक गोल्ड पिक्सी ने आदेश दिया होता है कि हर उधारी वसूल की जाए, चाहे नोबल हो या आम आदमी। वो डेमियन को पैसे जुटाने की सलाह देता है और कैजुअली पूछता है कि क्या उसके पास इतनी रकम है भी। डेमियन अब सन्न रह जाता है और बताता है कि उसने रिपेमेंट के लिए कोई तैयारी नहीं की। ओलिन को अंदर से यही जवाब सुनना अच्छा लगता है। बाहर से वह एक नकली चिंता का चेहरा बनाकर आराम से सोफे पर ऐसे बैठता है जैसे सब कुछ उसी का हो और कहता है कि डेमियन को पैसे लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। फिर वह उंगली चटकाता है। 2 गोरिल्ला जैसे बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं और डेमियन को घूरते हैं। ओलिन अब पूरे कंट्रोल में होता है। उसे पता होता है कि डेमियन अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे पैसे वसूलने में जितना मजा आता है, उससे भी ज्यादा उसे वह पल पसंद होते हैं जब कोई घमंडी नोबल जमीन पर गिरकर उसकी जूती चाटने को मजबूर होता है। वो सोचने लगता है कि डेमियन अब क्या एक्सप्रेशन देगा। इस सोच से उसकी रीढ़ में सेंध दौड़ती है, लेकिन यह वही थ्रिल होता है जिससे वह जीता है। दूसरी तरफ मुरलीडा और लुइस बड़े आराम से चाय पी रही होती है, जबकि वाइस्काउंट गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा होता है। अबेल एक कोने में उदास बैठा होता है, अपनी किस्मत को कोसते हुए। मरलिडा उसे बैठने को कहती है, वरना उसके कदम जमीन में गड्ढा बना देंगे। लुइस भी कहती है कि उन्हें थोड़ा शांत होना चाहिए। पॉल अब बाल नोचने की हालत में होता है। उसे लगता है कि यह सब तबाह हो जाएगा। मरलिडा फिर सबको भरोसा दिलाती है कि डेमियन ने मामला अपने हाथ में लिया है
और अब बस इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प है। लुईस भी कहती है कि डेमियन ने जब भी सामने कदम रखा है कभी किसी को निराश नहीं किया। वाइस काउंट मानता है कि डेमियन की तलवारबाजी बेहतरीन है, लेकिन वह यह भी बताता है कि नेगोशिएशन और कॉम्बैट दो अलग चीजें होती है। और तभी अगले ही पल डेमियन खुद को साबित कर देता है। वो ओलिन के बॉडीगार्ड की शक्ल जमीन पर इस ताकत से पटकता है कि फर्श टूट जाता है। ओलिन एकदम सन्न रह जाता है। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है जब बॉडीगार्ड को ढेर कर देता है। डेमियन को यह भी पता होता है कि उसके पापा अब चिल्लाएंगे क्योंकि दीवार की मरम्मत हाल ही में हुई थी। बचा हुआ बॉडीगार्ड बिना समय गवाए तलवार निकालकर डेमियन की तरफ दौड़ता है, उसे खत्म करने की नीयत से, लेकिन डेमियन बिल्कुल नहीं हिलता। वो हमले के बीच में ही उस गार्ड की गर्दन पकड़कर उसे वही चौंक कर देता है। वो उसकी आंखों में देखता है जैसे इंसल्टेड महसूस कर रहा हो कि एक मामूली आदमी ने एक नोबल पर तलवार उठाई। अब वह इसे सेल्फ डिफेंस बताता है और उसके पास कानूनी बहाना भी होता है। डेमियन फिर ओलिन की ओर बुरी मुस्कान के साथ देखता है। ओलिन डर से पसीना पसीना हो जाता है। डेमियन पास आकर कहता है कि पैरों को थोड़ा ढीला कर ले और ओलिन डर के मारे वैसा ही करता है। अब डेमियन थोड़ी देर के लिए शांत होता है और कहता है कि वह रिपेमेंट अब भी नहीं कर सकता। ओलिन अब उस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताता। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है। डेमियन फिर उसका कंधा कसकर पकड़ता है और कहता है कि वह किसी और तरीके से भुगतान करना चाहता है। ओलिन को ठंडी पसीना छूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता आगे क्या होगा। अगले दिन अबेल निराश होकर अपने पिता से कहता है कि अब उसे लगता है वायलेस ने जस्टिस को हरा दिया और यही सोच उसके दिल को तोड़ती है। वहीं मर्लिडा और लुईस बड़े प्यार से डेमियन से बात कर रहे होते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि यात्रा में खाना समय पर खाए और अपना ध्यान रखें। एबल घुटनों पर बैठकर ऊपर आसमान की ओर देखता है जैसे किसी डिवाइन जवाब की तलाश कर रहा हो, लेकिन पॉल उसे डांट देता है और कहता है कि रोने की जगह अपने भाई के लिए चीर करें। फिर भी वाइस्काउंट के मन में एक चिंता रह जाती है, क्या यह प्लान सच में काम करेगा? वहीं पास में लेडी अग्नेस खड़ी होती है। वो कहती है कि अफसोस है कि अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। डेमियन उसका शुक्रिया अदा करता है अब तक की मदद के लिए। ब्यूटी बताती है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है और शायद वे कल वापस लौट जाएंगे। वह डेमियन को आशीर्वाद से भरी यात्रा की कामना देती है और डेमियन उसका शुक्रिया सिर हिलाकर स्वीकार करता है। वह फिर से एक सुझाव देती है, लेकिन डेमियन उसकी आंखों में देखता है और साफ कर देता है कि उसका मन नहीं बदलने वाला। विक्टर फिर डेमियन का सामान गाड़ी में रखता है और डेमियन कैरेज में बैठ जाता है। ओलिन भी उसके साथ जाता है। वह भरोसा देता है कि पूरी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। डेमियन को उसका बदला हुआ एटीट्यूड पसंद आता है और वह अप्रूवल में सिर हिलाता है। फिर वह कैजुअली कहता है कि अगर ओलिन वाकई हेल्पफुल बन रहा है तो उसे दोपहर में लॉबस्टर चाहिए। विक्टर भी कैरेज में बैठता है और कैरेज रवाना होती है सीधी हाउस गोल्ड पिक्सी की ओर। कुछ टाइम बाद भारी सजावट वाली कैरेज रुकती है और 3 लोगों की पार्टी आखिरकार अपने पैर फैलाकर थोड़ी राहत लेती है। उनके सामने गोल्ड पिक्सी फैमिली का शाही मिशन होता है। यह वही फैमिली है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पूरे किंगडम की सबसे अमीर है और वह इस नाम पर पूरी तरह खरी उतरती है। डेमियन अपने पर्सनल नौकर कम लोन शार्क की तरफ मुड़ता है और सफर आरामदायक रखने के लिए उसका धन्यवाद देता है, लेकिन वह आसानी से पहचान लेता है कि ओलिन अंदर ही अंदर जल रहा है, क्योंकि पूरे सफर में उसे बिल्कुल कुत्ते जैसा ट्रीट किया गया। वह दिखावटी मुस्कान के साथ डेमियन को शुभकामनाएं देता है, लेकिन मन में उसे कोस रहा होता है। डेमियन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अब उसकी अगली चाल शुरू होने वाली है। उसे सीधे ड्यूक से मिलने के लिए ले जाया जाता है। एप्पल किंगडम के ड्यूक एडमम गोल्ड पिक्सी हैक्सन फैमिली के इस लड़के को गंभीर निगाहों से देखते हैं। बिना वक्त बर्बाद किए ड्यूक सीधे उसे उसकी विजिट का कारण पूछता है। डेमियन साफ साफ बताता है कि उसने ड्यूकडम की लोन कंपनी से उधार लिया था और रिपेमेंट की तारीख कट चुकी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह एक अलग तरीका प्रपोज करता है। पैसे चुकाने की जगह वो गोल्ड पिक्सी ड्यूकडम को रिप्रेजेंट करते हुए लायन ब्लूम फैमिली को हराना चाहता है।
ड्यूक की आंखों में इंटरेस्ट झलकता है, लेकिन आसपास के लोग थोड़े शॉक्ड होते हैं। एडमम गोल्ड पिक्सी प्रपोजल सुनकर हल्का सा हंसता है। उसे लगता है कि डेमियन ने कुछ रिसर्च की है और इसी के आधार पर यह आइडिया लेकर आया है। किंगडम में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि लायन ब्लूम और गोल्ड पिक्सी की बॉर्डर पर नया गोल्ड माइन मिला है। यह दो परिवार पहले से राइवल्स है और अब यह खजाना लड़ाई की वजह बन गया है। तय हुआ है कि लो क्लास नाइट्स के बीच एक ड्यूल के जरिए इसका मालिक तय होगा। डेमियन को अपने पास्ट लाइफ की याद आती है। उस डुअल में लायन ब्लूम की एक तरफा जीत हुई थी और उन्होंने उस खदान के सोने से अपनी ताकत बहुत बढ़ाई थी। वहीं गोल्ड पिक्सी की पावर गिर गई थी। इस बार डेमियन इस ड्यूल को जीतकर दो फायदे करना चाहता है, अपनी उधारी चुकाना और लायन ब्लूम को दबाकर रखना। ड्यूक को डेमियन की हिम्मत पसंद आती है। उसने सुना है कि डेमियन ने लायन ब्लूम के दूसरे बेटे को हराया है और लैंड वॉक सिटी में एक बड़ा क्रिमिनल गैंग खत्म कर दिया था। यह सब उसकी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाता है। अभी तो वैसे भी ड्यूक को एक सही नाइट नहीं मिल रहा था। डेमियन खुद को सही विकल्प बताता है और कहता है कि वह इकलौता लो क्लास नाइट है जो माइकल लायन ब्लूम का मुकाबला कर सकता है। उसका यह दावा बोल्ड है क्योंकि माइकल को एक जनरेशन का जीनियस कहा जाता है। डेमियन अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखता है, लेकिन तभी ड्यूक का एक मिडिल क्लास नाइट बीच में टोक देता है। वो कहता है कि यह सब सिर्फ रूमर्स है और बताता है कि लेडी चेल्स गोल्ड पिक्सी अभी नाइट खोजने के मिशन पर है। मिड क्लास नाइट अर्नेनेस्ट डेमियन को ओपनली डिसलाइक करता है। उसे लगता है कि ग्रैंड डचेस अपनी तरफ से एक कैपेबल नाइट जरूर लाएंगे। ड्यूक उसके तर्कों को सुनता है और डेमियन का मोमेंट थोड़ा खराब हो जाता है। उसे लगता है जैसे वह उस पतले से नाइट का गला दबा दे। वो सोचता है कि यह बंदा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऑर्क ने उसे चबा के थूक दिया हो। लेकिन ड्यूक अपने लोगों की राय की कदर करता है, इसीलिए वह डेमियन से कहता है कि वह अपने दावे को एक्शन से साबित करें। डेमियन बोल्डली कहता है कि अगर ड्यूक ने उसे नहीं चुना तो वह बहुत बड़ी गलती करेगा। मिस चेस जिसे भी लाए वह उसके सामने कुछ नहीं। और फिर वो चैलेंज करता है अर्नेस्ट उसे एक बार करे और अगर वह उसे ब्लॉक कर लेता है तो यही उसकी एलिजिबिलिटी का प्रूफ होगा। यह एक परफेक्ट रेस बेट साबित होती है। अर्नेस्ट अब डेमियन को सबक सिखाना चाहता है, बस ड्यूक की परमिशन का इंतजार है। ड्यूक उत्साहित होकर मैच की इजाजत देता है। थोड़ी ही देर में ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार हो जाता है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को घूरते हैं और ड्यूक अपने ग्रुप के साथ देख रहा होता है। विक्टर भी उसी समय वहां पहुंचता है और देखता है कि उसका यंग मास्टर फिर किसी उलझन में फंस गया है। उसे अर्नेस्ट की आंखों में जलती हुई आग साफ दिखती है। यह सब डेमियन की ज्यादा छेड़खानी का नतीजा है। ड्यूकडम का गार्डियन नाइट जल हेमरिच वहां मौजूद है और मैच को प्रिसाइड करता है। जब स्टार्ट का इशारा मिलता है तो अर्नेस्ट बिल्कुल सीधे खड़ा हो जाता है, जैसे कोई छड़ी निगल ली हो। वो डेमियन को लास्ट चांस देता है कि अगर अब भी घुटनों पर आकर माफी नहीं मांग ले तो बच सकता है। डेमियन बिना सीरियसनेस के जमाई लेता है और कहता है कि जल्दी यह टेस्ट खत्म करो। रूल सिंपल है, सिर्फ एक बार अलाउड है। अर्नेस्ट अपनी पूरी माना ताकत स्पीयर की टिप में कंसंट्रेट करता है। डेमियन को एक पल के लिए लगता है कि उसने शायद उसे ज्यादा प्रोवोक कर दिया। अर्नेस्ट क्रोध में भरकर वार करता है। उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी होती है और मोमेंटम बहुत ज्यादा। अटैक बहुत ही शार्प और कैलकुलेटेड होता है। डेमियन आइज स्टेडी रखता है। उसे स्पीयर की दिशा दिख रही होती है और वह परफेक्ट एंगल में अपनी सोड उठाकर ब्लॉक करने को रेडी होता है। लेकिन आखिरी पल में स्पीयर की टिप हल्का सा एंगल बदलती है, इतना सटल कि डिफेंस टूट जाता है। डेमियन का चेस्ट ओपन रह जाता है। उसकी सोड टुकड़ों में टूट जाती है। अर्नेस्ट को अंदाजा होता है कि उसकी चाल काम कर गई। अब जब डेमियन के पास ब्लेड नहीं है तो स्पीयर सीधा उसके चेस्ट में लगता है और खून निकल आता है। ड्यूक हैरान रह जाता है और विक्टर के भी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। सबकी उम्मीदों के विपरीत डेमियन अपना संतुलन वापस पा लेता है और जमीन पर नहीं गिरता। उसके चेहरे पर दर्द तो दिखता है, लेकिन वो अब भी सीधा खड़ा रहता है। अर्नेस्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। एक मामूली लो क्लास नाइट उसकी सरप्राइज अटैक को कैसे सह जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड की खामोशी टूटती है।
जब डेमियन अपने होंठ से खून पोंछता है और मुस्कुराकर ड्यूक से पूछता है कि क्या अब यह सबूत काफी है कि उसे प्रतिनिधि बनाया जाए, विक्टर जो अपने मास्टर को होश में और खड़ा देखता है, दौड़ता हुआ आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है, इतनी जोर से कि वह झप्पी अर्नेस्ट की वार से ज्यादा दर्द देती है। डेमियन अपनी छाती की चोट को देखते हुए खुद को उसे छुड़ाता है। ड्यूक एडमम भी तुरंत पहुंचता है। चेहरे पर गहरा संतोष होता है। अर्नेस्ट का वार झेल जाना कोई मामूली बात नहीं है। शुरू में उसे डेमियन की काबिलियत पर शक होता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसके हाथ एक कीमती हीरा लग चुका है। वह अपनी काउंसिल की तरफ मुड़ता है और गर्व से कहता है कि डेमियन हैक्सन को गोल्ड पिक्सी परिवार का रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाता है। अर्नेस्ट कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक एक कड़ी नजर डालता है और वह चुप हो जाता है। अर्नेस्ट अंदर ही अंदर टूटता है। डेमियन उस मिडिल क्लास नाइट स्टेटस से बहुत आगे तो जा चुका है, मगर उसे लो क्लास नाइट के स्तर पर बने रहना पड़ता है ताकि ड्यूल के लिए क्वालिफाई कर सके। वो याद करता है कि अगर अटैक को माना से ब्लॉक ना किया होता और टाइमिंग चूक जाता तो जान भी जा सकती थी। ड्यूक उसकी हालत देखकर कुछ इंटरनल इंजरीज को महसूस करता है। वो डेमियन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह अपनी रिंग पर टैप करता है और सबस्पेस स्टोरेज खोलता है। वो स्टोरेज से एक बॉक्स निकालता है। उसमें 5 गोल्डन बैलेस पिल्स होते हैं। यह पिल्स बहुत महंगे होते हैं, जो वो एल्कमी स्कूल से हासिल करता है। ड्यूक कहता है, नाइट्स इन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह इंटरनल इंजरीज के लिए भी बेहतरीन होते हैं। डेमियन उपहार को सम्मान से स्वीकार करता है और आभार जताता है। इसी जेस्चर से ड्यूक और डेमियन के बीच की साझेदारी मजबूत होती है। अगला दिन आता है। डेमियन ड्यूक के मेशन में एक आलीशान कमरे में रात बिताता है। आज वह ट्रेनिंग फैसिलिटी देखने आता है। उसे बैलेस पिल्स की असर पर यकीन नहीं होता। उसकी सारी चोटें रातों रात ठीक हो जाती है। वो वेपन्स रैक को निहार रहा होता है। तभी एक तीखी आवाज उसके नाम को पुकारती है, घमंडी अंदाज में। सामने एक नाटा सा लड़का होता है जो प्लेटफार्म पर खड़ा होता है ताकि डेमियन की बराबरी पर आ सके। उसका नाम पेबेल बर्मंड होता है, गोल्ड पिक्सी ड्यूकडम का लो क्लास नाइट। उसके पीछे 2 और लड़के खड़े होते हैं, उसके स्वॉर्न ब्रदर्स। यह तीनों भी आने वाले लाइन ब्लूम मैच के लिए चुने गए होते हैं। पेबेल बताता है कि वह लोग कल ट्रेनिंग फील्ड में होते हैं, इसलिए वह अर्नेस्ट वाली लड़ाई नहीं देख पाते। वह दावा करता है कि अगर वह वहां होते तो सर अर्नेस्ट को बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो ड्यूल को अपने घर के सम्मान की लड़ाई मानता है और कहता है कि एक आउटसाइडर की मिडकर स्किल उनकी टीम को कमजोर ना करे। वो डेमियन को चेतावनी देता है कि उनके इंटेंस ट्रेनिंग में बाधा ना डाले। डेमियन वैसे भी अकेले ट्रेन करना पसंद करता है, तो वह चुपचाप वहां से हट जाता है, लेकिन वह टीममेट्स की स्किल को लेकर क्यूरियस हो जाता है। तीनों पोजीशंस में आ जाते हैं और पेबल एक स्टंस में खड़ा होता है जैसे उसे पेशाब लगी हो। लकी लड़का एसेंडिंग फिनिक्स टेक्निक यूज करता है, जो ज्यादा एक ऑकवर्ड चिकन जंप जैसा लगता है। उनकी लकड़ी की तलवारें आपस में टकराती है, बिल्कुल बिना असर के, लेकिन उनके चेहरे गंभीर होते हैं। यह उनकी 987वीं लड़ाई होती है। पेबल रैंडमली अपनी तलवार घुमाता है, होपिंग कि एक वार लग जाए। लकी लड़का मैट्रिक स्टाइल में उसे डज करता है, फिर मौका देखकर अपनी तलवार से वार करता है, सीधा पेबल के माथे पर। लकी लड़का को लगता है कि पेबल ने उसकी मूव एंटीसिपेट की। वो खुद को मास्टरमाइंड मान लेता है। पेबल खून में लथपथ होता है और कहता है यह राउंड ड्रॉ था। अब मोटा लड़का स्टेज पर आता है इस पार के लिए और पेबेल कहता है कि उसे थोड़ा आराम चाहिए। लाइन ब्लूम से लड़ाई में अब बस 1 महीना बचा होता है और यह लोग सोचते हैं कि इस ट्रेनिंग से वह जीत सकते हैं। वो लकड़ी की तलवारें ऊपर उठाते हैं और 1 फॉर ऑल चिल्लाते हैं। डेमियन एक कोने से यह तमाशा देखता है और उसका चेहरा हर पल और काला होता जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसने रिप्रेजेंटेटिव बनने की दौड़ में अपने टीममेट्स की क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। विक्टर के पूछने पर डेमियन जवाब देता है कि उसे ड्यूल जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है। वो इन तीनों बेवकूफों के साथ ड्यूल नहीं जीत सकता। इधर अपने ऑफिस में ड्यूक एडमम पूरे जोश में होता है। पिछली रात अर्नेस्ट और उस नौजवान की भिड़ंत के बाद उसके चेहरे पर अब भी हंसी बनी हुई है।
अर्नेस्ट के साथ ट्रायल के बाद ड्यूक ने डेमियन को अपने कमरे में बुलाया था। उसने उसे खुद गार्डियन नाइट हेमरिज की देखरेख में ट्रेनिंग का प्रस्ताव दिया, लेकिन डेमियन विनम्रता से इनकार कर देता है। कहता है कि वह अकेले ही ट्रेन करना पसंद करता है। एक रात बीत चुकी है, पर ड्यूक अब भी डेमियन को याद करके हंस पड़ता है। बड़ा दिलचस्प लड़का है। वह सोचता है हेमरिज से वो डेमियन के बारे में उसका राय मांगता है। नाइट पूरी गंभीरता से डेमियन की तारीफ करता है, खासकर उस पल की जब डेमियन ने एक स्प्लिट सेकंड के लिए माना का इस्तेमाल किया और अर्नेस्ट के स्पीयर को रोका। वो कहता है कि ऐसा कंट्रोल हर किसी के बस की बात नहीं होती। लायन ब्लूम को हराने की संभावना पर वह अब भी निश्चित नहीं होता। ड्यूल में 3 फाइटर्स चुने जाते हैं और जो टीम 2 राउंड जीतती है वही विजेता होती है। डेमियन जीत भी जाए तो भी टीम जीतने की गारंटी नहीं है, इसलिए बाकी 2 लोकल नाइट्स की परफॉर्मेंस भी जरूरी है। वो तीनों इस समय विचो की देखरेख में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक मिडिल क्लास नाइट। हेमरिज को उस पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन अगर डेमियन से पूछो तो वह कहता है यह तीनों होपलेस है। डेमियन पिछले कुछ टाइम से इनका तमाशा देख रहा होता है और उसका चेहरा हर बार और काला होता जाता है। वो देखता है कि यह लोग इसे ट्रेनिंग कहते हैं, पर असल में यह सब मजाक है। इनकी स्टेमिना एकदम कचरा होती है। तलवारबाजी में स्टाइल है, सब सटेंस नहीं, कोई ड्रिप नहीं, कोई होज नहीं, सब ड्रामा है, डेप्थ नहीं। आखिरकार मजबूरी में डेमियन को खुद ही इनका इलाज करना पड़ता है। वह तीनों को बुलाता है और ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपने हाथों और पैरों में भारी वेट्स पहनता है, जैसे रॉकली के वेट्स हो। पेबल, जो खुद को बहुत तेज समझता है, हंसते हुए कहता है कि उसमें काफी हिम्मत है जो वह उन्हें चैलेंज कर रहा है। डेमियन कहता है कि एक एक करके लड़ने में टाइम बर्बाद होगा, सब एक साथ आओ। यह सुनकर 3 स्टूजेस की ईगो को गहरा झटका लगता है। अपनी मूर्खता साबित करते हुए यह अपनी लकड़ी की तलवारें फेंक देते हैं और नंगे हाथों से डेमियन पर हमला करने की ठान लेते हैं। यह शिवलरी के कोड के खिलाफ होता है, लेकिन इनका क्या? तीनों एक साथ डेमियन पर टूट पड़ते हैं। डेमियन का चेहरा जरा भी नहीं बदलता। 5 मिनट बाद पेबेल की आंखें खुलती है। वह फर्श पर लेटा होता है और छत को देख रहा होता है। वह सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ था। थोड़ी दूरी पर लकी और फैटी सोए हुए मिलते हैं, एकदम बेहोशी में। डेमियन उन्हें देखता है और सिर हिलाते हुए कहता है कि यह लोग वाकई में बेकार है। विक्टर, उसका सेवक, एक बार फिर उसके हालात देखकर परेशान हो जाता है। पेबेल अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद करता है कि क्या हुआ। फैटी का पंच आता है। डेमियन सिर्फ सिर थोड़ा हिलाकर बच जाता है। लेंकी हवा में मारता है और बैलेंस खो बैठता है। डेमियन की 2 क्विक चॉप्स पड़ती है और दोनों गिर जाते हैं। पेबेल हवा में झूलता रह जाता है। आखिरी कोशिश करता है एक पंच की, लेकिन डेमियन उसकी चीन पर सीधा वार करता है। फिर इंसल्ट को इंसल्ट से जोड़ते हुए डेमियन उस पर एक और फ्यूरियस कॉम्बो बरसाता है। वो उसे ऐसे मारता है जैसे कोई फाइटिंग गेम में कॉम्बो चला रहा हो। हड्डियां चटकती है, शरीर डिसलोकेट होता है। पेबेल का दिमाग वहीं ब्लैक आउट कर देता है। डेमियन ने गोल्ड पिक्सी की नाइट ऑर्डर के प्राइड को मिट्टी में मिला दिया होता है और बिना एक बूंद पसीना बहाए। इसके बाद डेमियन तीनों को इंस्ट्रक्ट करता है कि आज से फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद रोज उसे स्पारिंग के लिए मिले। पाबेल डरते हुए कहता है कि अगर सर विंचजो को पता चला तो वे गलत समझेंगे। डेमियन मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता मत करो। वह इतनी फिने से मारता है कि कोई निशान नहीं छोड़ता। और वाकई शटी को याद आता है कि उसका पूरा शरीर टूटता सा महसूस हुआ था, पर उठते समय एक भी स्क्रैच नहीं होता। असल में यह डेमियन का एक पुराना टैलेंट है, जिसे वह अपने डेथ नाइट दिनों में सीखता है। उस समय एक व्यक्ति होता था जिसे कहते थे कैरेक्टर। वो अपराधियों को सुधारने के लिए उन्हें पीटता था घंटों दिनों तक। जब उसे अफसोस होने लगता है, वह एक खास टेक्निक विकसित करता है, किसी को बेइंतहा पीटना लेकिन बिना जान को खतरे में डाले। वो टेक्निक बनती है ट्रेसलेस स्ट्राइक। डेमियन ने उसी टेक्निक को सीखा, दर्द देना लेकिन बिना एक निशान छोड़े। और आज वो उसी टेक्निक से 3 स्टूजेस को हकीकत दिखाता है और कहता है कि वे लोग बस कीड़े हैं। पर घबराने की बात नहीं होती। 1 महीना होता है और डेमियन वादा करता है
कि इन वर्म्स को वह कुछ काम का बना देगा। तीनों स्टूजेस को अब उस महीने का डर लग रहा होता है जो उनके लिए नर्क बनने वाला है। इतने में ड्यूक का पर्सनल अटेंडेंट आता है, पसीने पसीने होकर। वो डेमियन को बताता है कि ड्यूक एडमम ने उन्हें बुलाया है क्योंकि चेल्स गोल्ड पिक्सी वापस लौट चुकी होती है। चेस लंबी यात्रा के बाद सीधी अपने पिता के पास पहुंचती है और सम्मानपूर्वक घुटने टेकती है। उसके साथ एक ताकतवर नाइट खड़ा होता है। अर्नेस्ट को सबसे ज्यादा खुशी होती है उसे वापस देखकर, खासकर कल की अपनी इंसल्ट के बाद। ड्यूक एडमम उसे बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के वेलकम करता है और पूछता है कि क्या यह वही नाइट है जिसे उसने ड्यूल के लिए चुना है। लेडी सी एक कॉन्फिडेंट हल्की सी स्लाइस स्माइल के साथ उस भारी भरकम वॉरियर को इंट्रोड्यूस करती है। ड्यूक पहले तो इम्प्रेस्ड नहीं दिखता बल्कि थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो आदमी सामने आता है और अपनी लंबी कदकाठी दिखाते हुए जोरदार आवाज में खुद को गिलियर्मो ब्लैकविंग कहता है, जिसे लोग वाइल्ड बीस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ रिटेनर्स को उसका नाम पहचान में आता है। किंगडम भर के कॉम्बैट नर्स ने उसके एक्लेरन किंगडम वाले युद्ध की कहानियां सुनी होती है, जहां वह अकेले ही ऑजिंग लो क्लास नाइट्स को खत्म कर चुका होता है। उसी रेपुटेशन की वजह से ड्यूक भी थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। चेल्स प्राउडली डिक्लेयर करती है कि ब्लैक विंग ने उसकी लॉयल्टी स्वेयर की है और अपकमिंग ड्यूल में हिस्सा लेने को तैयार हो गया है। उसकी नज़र में यह आदमी माइकल लाइनअप लूम का अंतिम समाधान है। अगर माइकल अभी बन रहा है तो वाइल्ड बीस्ट पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब ब्लैकविंग की अराइवल थोड़ा हेडेक बन चुकी है। चेस अपने पिता की हेजिटेशन देखकर नाराज होती है। तब ड्यूक उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने पहले ही डेमियन हैक्सन को गोल्ड पिक्सी का रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है। डेमियन परफेक्ट टाइमिंग पर एंटर करता है और अपनी प्रेजे से सबको क्वाइट कर देता है। विजिबली अपसेट होती है क्योंकि महीनों की मेहनत के बाद उसे यह पता चलता है कि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। वो तुरंत अपने पिता से उस डिसीजन को बदलने की डिमांड करती है। ड्यूक न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और कहता है कि वह इस सजेस्टेशन को कंसीडर करेगा। चेस गुस्से में टट्रम फेंक देती है। उसे लगता है कि एक अननोन लड़के की जगह किसी प्रूवन वॉरियर को चुनना ज्यादा बेहतर होता। डेमियन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वही ब्लैक विंग मॉकिंग नज़र से डेमियन को देखता है, जिससे डेमियन को एक बहुत खराब वाइब महसूस होती है। ड्यूक कामली डेमियन का सपोर्ट करता है और याद दिलाता है कि वह अर्नेस्ट का फुल पावर्ड ब्लो झेल चुका है। अर्नेस्ट को उस मोमेंट की याद आते ही वो थोड़ा शेक हो जाता है। चेल्स सारी फॉर्मेलिटीज तोड़कर अपने पिता पर आरोप लगाने लगती है कि वह हमेशा उसकी एबिलिटीज को अंडरमाइन करता है। ड्यूक उसे गेस्ट के सामने ज्यादा बोलने से वर्न करता है। चेस अपने बिहेवियर को थका देने वाली यात्रा का रिजल्ट बताकर जस्टिफाई करती है। सभी को ड्यूक और उसकी बेटी के बीच की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप साफ नजर आती है। ड्यूक मीटिंग को डिसमिस कर देता है और कहता है कि वो अपने एडवाइस से कंसल्ट करके फाइनल डिसीजन लेगा। तभी ब्लैकविंग एक जोरदार हंसी के साथ फॉर्मेलिटीज तोड़ता है और सजेस्ट करता है कि इस डिसीजन को सिर्फ बातों से नहीं एक्शन से तय करना चाहिए। गार्डियन नाइट उसके रूड बिहेवियर से इतना इरिटेट होता है कि वह अपनी तलवार खींचने ही वाला होता है। ब्लैकविंग कहता है कि जो सबसे स्ट्रांग है वही नेचुरली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। चेस अपने नाइट को कहती है कि उसे पहले ही चुप रहने को कहा गया था। ड्यूक सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए डेमियन से उसका ओपिनियन पूछता है। डेमियन ऑनेस्टली सोचता है कि यह सारे टेस्ट अब टायरसम हो चुके हैं, लेकिन वह जानता है कि कभी कभी थोड़ी ताकत दिखाना जरूरी होता है। वो फाइट की जगह एक सिंपल स्ट्रेंथ कंटेस्ट प्रपोज करता है और साइलेंटली अपना हाथ बढ़ाता है। ब्लैक विंग फिर हंस पड़ता है और वार्निंग देता है कि ऐसा करते हुए किसी का हाथ उड़ सकता है। डेमियन भी मॉक करते हुए कहता है कि वह बस उसका शोल्डर डिसलोकेट कर देगा। तभी ब्लैक विंग अचानक डेमियन का हाथ पकड़ने के लिए जंप करता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वह उल्टा हवा में उड़ता है और नीचे गिरता है। डेमियन स्किलफुली अपने जूडो मूव से एक जॉइंट अपोनेंट को हवा में उछाल देता है। हिमरीच तक स्पीचलेस रह जाता है। अर्नेस्ट की ऑलरेडी संकनाइज और भी नीचे गिर जाती है। चेस सबके सबसे नजदीक खड़ी होती है, लेकिन यह सब इतनी तेजी से होता है कि उसे समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ। हेमरिच इनवर्डली एक्नॉलेज करता है कि डेमियन ने ब्लैक विंग के ब्रूट फोर्स को उसके खिलाफ यूज कर लिया।
फिजिकल एबिलिटी असाइड उसकी टेक्निक कमाल की होती है। ब्लैक विंग इस ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और गुस्से में चिल्लाने लगता है। डेमियन सार्कास्टिकली रिग्रेट करता है कि उसका शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो पाया। रे में ब्लाइंड हो चुका ब्लैक विंग अपनी एक्सिस निकालता है और ऑफेंसिव स्टंस लेता है। चेस अपने नाइट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो डेमियन की तरफ चार्ज करता है, उसका सिर फोड़ने और उसे टुकड़ों में काटने के इरादे से। ब्लैक विंग का माना जैसे ही पूरी तरह अटैक का रूप लेने वाला होता है, उसे पहले ही एक कहीं ज्यादा भारी शक्ति उस पर हावी हो जाती है। सर्कुलेशन थमते ही ब्लैक विंग समझ जाता है कि किसी और ने हस्तक्षेप कर दिया है। वहीं डेमियन पूरी तरह सिचुएशन पर कंट्रोल में रहता है और गार्डियन नाइट हेमरिज थोड़ा सा अपना ओरा रिलीज करके आउटसाइडर की ओडेसिटी पर गुस्सा जाहिर करता है। ड्यूक के सामने इतनी केयरलेसली वेपन उठाना भारी अपराध माना जाता है। हेमरिज अपनी पूरी प्रेजेंस से वाइल्ड बीस्ट पर हावी हो जाता है और सीधा पूछता है कि क्या उसे मरने का शौक है। ब्लैक विंग की हॉस्टिलिटी जैसे हवा में घुल जाती है, क्योंकि ओल्ड नाइट का माना उसे पूरी तरह दबोच लेता है। डेमियन क्वाइटली उस प्रेशर से इंप्रेस होता है जो सिर्फ एक बेसिक ओरा से निकल रहा होता है। वही वजह है कि हेमरिज एक हाई क्लास नाइट है। चेस के सम्मान की वजह से गार्डियन नाइट एक बार इस बदतमीजी को ओवरलुक कर देता है, लेकिन साफ चेतावनी देता है कि अगली बार ऐसा हुआ तो कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जैसे ही ओरा पीछे हटता है, ब्लैक विंग जमीन पर गिर जाता है और हाफता हुआ अपनी सांसें पकड़ता है। अब ड्यूक सभी का ध्यान खींचता है। जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर वह कहता है कि उनके घर के लिए डेमियन को ही रिप्रेजेंटेटिव बनाना सही रहेगा। अर्नेस्ट फिर से ऑब्जेक्शन करता है कि जो हुआ वह कोई फेयर मुकाबला नहीं था। वह एक एक्सक्यूज देता है कि ब्लैक विंग अभी तक अपने सफर से पूरी तरह उभरा नहीं है और डेमियन को साफ एडवांटेज मिल गया। डेमियन को अब पछतावा होने लगता है कि उसने उस टूथपिक नाइट की गर्दन उसी वक्त क्यों नहीं उड़ा दी। अर्नेस्ट यह भी कहता है कि ब्लैक विंग एक हथियार स्पेशलिस्ट है और उसे सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट से जज करना गलत होगा। इस बार चेस भी उसका पक्ष लेती है। वो आर्गुमेंट देती है कि इतने चाइल्डिश स्कफल पर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए, प्रॉपर ड्यूल होना चाहिए। ड्यूक को अब यह इरिटेट करने लगता है। अपनी बेटी की इस डिमांड से नाराज होकर वह डेस्क पर जोर से हाथ मारता है और उसे इमैच्योर ब्रैट कहकर डांट देता है। चेस के चेहरे से सारी रंगत उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वह कांपती आवाज में माफी मांगती है कि वह अपनी हद पार कर गई थी। किनारे खड़ा टूथपिक नाइट अपने दांत भता है और कुछ कहे बिना रह जाता है। अब रूम में एक अजीब चुप्पी छा जाती है। डेमियन धीरे से अपना हाथ उठाता है और ड्यूक को एड्रेस करता है। वो पूछता है कि क्या वह एक बात कह सकता है। सबको चौंकाते हुए डेमियन चेल्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। एक फॉर्मल ड्यूल रखा जाए ताकि फैसला साफ हो सके। ड्यूक एडमम को आखिरकार यह मानना पड़ता है। उसी दिन बाद में विक्टर डेमियन पर चिपक जाता है और लगातार पूछने लगता है कि जब अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी तो उसने ड्यूल एक्सेप्ट क्यों किया। डेमियन उसकी बातों को इग्नोर करता है। दोनों उस वर्कशॉप पहुंचते हैं जिसे ड्यूक ने पर्सनली रेकमेंड किया होता है। एडमम गोल्ड पिक्सी ने ड्यूल में एक एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ दिया था, क्योंकि डेमियन की लॉन्ग स्वर्ड अर्नेस्ट के साथ हुई लड़ाई में टूट चुकी थी, इसलिए उसे स्मिथ से नया हथियार लेना होगा। डेमियन को पूरा यकीन है कि वह ब्लैक विंग को ट्रेनिंग सोड से भी हरा सकता है, लेकिन फ्री आइटम को मना करने का कोई मतलब नहीं। वर्कशॉप पहुंचने पर विक्टर ड्यूक के आदेश बताता है और यंग मास्टर के लिए स्वर्ड कलेक्ट करने को कहता है। वर्कशॉप पहले से तैयार होता है और उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां हर तरह की रेयर क्वालिटी की तलवारें लाइन अप होती है। डेमियन, जिसने कई लेजेंडरी वेपन्स देख रखे हैं, इस कलेक्शन को देखकर जेन्युइनली इंप्रेस होता है। इतने सारे चमकते हथियारों में उसकी नज़र सिर्फ एक यूनिकली शेप्ड तलवार पर टिक जाती है। ओनर बताता है कि इसे ड्यूक के फैमिली में कभी एम्प्लॉय रहे एक ब्रेव नाइट ने बनवाया था, लेकिन किसी कारणवश वह ब्लेड पूरा होने से पहले चला गया। वो तलवार कभी अपने इंटेंडेड मालिक तक नहीं पहुंची। डेमियन पूछता है कि क्या ब्लेड को रेजो ने स्टील से फॉर्ज किया गया था। तलवार की शेप देखकर उसे सोड मेस्ट्रो की सिग्नेचर ब्लेड की याद आती है। वो तलवार एक ट्यूनिंग फर्क जैसी लगती है। ओनर थोड़ा हैरान होता है कि डेमियन सब कुछ जानने के बावजूद ऐसी ट्रिकी मेटल से बनी ब्लेड को चूज कर रहा है।
रेजो ने स्टील आर्म रेयर मेटल्स की तरह माना एम्प्लीफाई नहीं करता बल्कि उसे रिपेल करता है और साउंड वेव्स क्रिएट करता है। जब डेमियन उसका नाम पूछता है तो ओनर कुछ याद करके बताता है। उस नाइट ने इसे 1000 लीग स्वर्ड नाम दिया था। डेमियन वह तलवार लेता है और एक न्यू वेपन मिलते ही उसकी पावर के एम्प्लीफाई होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्कशॉप से बाहर निकलते वक्त एक महिला उनकी तरफ बढ़ती है। आर्म्ड गार्ड्स के साथ लेडी चेस की पर्सनल मेड रिबेका खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो डेमियन को एक मैसेज देती है कि चेस उससे पर्सनली मिलना चाहती है। डेमियन को इस सस्पेक्ट मीटिंग के लिए कोई रीजन नहीं दिखता, लेकिन रेबिका हल्के से संकेत देती है कि चेल्स के पास शायद ऐसी चीजें हो जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता। डेमियन के मन में भी कुछ बातें क्लियर करनी होती है, तो वह मान जाता है। रिबेका उन्हें एक एलिगेंट रेस्टोरेंट तक ले जाती है। यह वही जगह होती है जो केवल नोबल्स की रिजर्वेशन एक्सेप्ट करती है। रिबेका एम्फसाइज करती है कि लेडी चेल्स ने पूरे दिन के लिए यह जगह खाली करवाई है ताकि प्राइवेसी में बात हो सके। एक बड़ा दरवाजा खुलता है और मेड उसे अंदर जाने का इशारा करती है कि लेडी चेल्स अंदर उसका इंतजार कर रही है। डेमियन एडमिटेडली क्यूरियस होता है कि आखिर चेस उसे क्या ऑफर देने वाली है। जैसे ही वह प्राइवेट रूम में घुसता है, एक हिप्नोटिक खुशबू उसके सेंसेस को घेर लेती है। वाइन का एक ग्लास खुद को परोस रही होती है और टेबल पर एक सॉलिटेरी आवर ग्लास रखा होता है। एक बिविचिंग स्माइल के साथ वह डेमियन को अपने सामने बैठने के लिए इनवाइट करती है। डेमियन इस पूरी स्केची मीटिंग को समझते हुए भी जाकर अपनी जगह बैठ जाता है और सीधे पूछता है कि चेल्स उससे आखिर चाहती क्या है। लेकिन वह फौरन मुद्दे पर आने के बजाय जिद करती है कि पहले खाना शेयर किया जाए। डेमियन, जो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, उससे कहता है कि बात सीधे सीधे रखे, क्योंकि वह इंसिस्ट करता है। चेस मान जाती है। उसका सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होता है, डेमियन को फैमिली रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन से हट जाना चाहिए। डेमियन सीधा पूछता है कि क्या वह अपने ही चैंपियन पर भरोसा नहीं रखती, मगर चेल्स शांत स्वर में बताती है कि उसे सर ब्लैक विंग पर पूरा भरोसा है। असल में वह चाहती है कि ब्लैक विंग लायन ब्लूम हाउस के खिलाफ होने वाले असली ड्यूल के लिए अपनी ताकत बचाए। अगर वह इस बेकार की लड़ाई में घायल हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए डेमियन जानना चाहता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। चेस यह कहकर सारी शर्तें उसकी तरफ डाल देती है कि वह अपनी कीमत खुद तय कर सकता है, जो चाहे वो मिल सकता है। वो डेमियन को सिर्फ एक छोटा मोटा कंट्रीसाइड नोबल समझती है, जो पैसे, शोहरत या किसी सुपरफिशियल चीज से खुश हो जाएगा। उस लड़की के चेहरे पर जो घमंड और जजमेंट झलकता है, वह साफ दिखता है। फिर भी डेमियन खेल में बना रहता है और बताता है कि वह तो यह सब कुछ खुद ड्यूक से भी हासिल कर सकता है। चेस यह स्वीकार करती है कि अभी वह रास्ता सही लग सकता है, लेकिन क्या भविष्य के ड्यूक के साथ अच्छे टर्म्स में रहना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। पूरी बातचीत के दौरान उसकी नजरें बार बार आवर ग्लास की ओर जाती रहती है। वो डेमियन से कहती है कि अगर वह यह ऑफर मानना चाहता है तो तुरंत जाकर ड्यूक से बात करें और खुद को विद्रॉ कर ले। जैसे ही आवर ग्लास की आखिरी रेत गिरती है, माहौल में एक अजीब सी मोहक हवा भर जाती है और चेस अपनी आवाज में मजबूरी लाकर कहती है कि डेमियन को रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। डेमियन के पूरे शरीर में अचानक एक गर्म और सुकून देने वाली लहर दौड़ती है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह सब कुछ एक काले जादू के स्पेलेल की चाल है। उस पर असर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह साफ मना कर देता है। चेल्स को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका ट्रिक फेल हो जाएगा। डेमियन को उस एरोगेंट लड़की की घबराहट देखकर मजा आने लगता है। दरअसल डेमियन कमरे में घुसते ही पहचान गया था कि वहां एक खास ब्लैक मैजिक इंसेंस जलाया गया है जो फॉल्स अफेक्शन इंड्यूस करता है। यह वही चार्म है जो टारगेट के मन को पूरी तरह से कंट्रोल में ले आता है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी ब्लैक मैजिक नॉलेज अब भी याद है। उस परफ्यूम की खास खुशबू से वह समझ जाता है कि यह कोई मामूली जादू नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसमें 1 घंटे तक बैठा रहे तो उसका मन पूरी तरह से गुलाम बन जाएगा, लेकिन ग्रीड की अथॉरिटी की वजह से डेमियन बिना प्रभावित हुए सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। थोड़ा और मजा लेने के लिए डेमियन चेल से पूछता है कि उसकी ऑफर रिजेक्ट होने पर इतनी घबराहट क्यों हो रही है। चेस बौखला जाती है, फिर भी दोबारा कोशिश करती है कि डेमियन जो मांगे वह उसे देने के लिए तैयार है।
डेमियन अब अपना खेल खत्म करता है और सीधा पीछे मुड़कर जाने लगता है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती जो यह लड़की दे सके। उसके लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज सिर्फ एक है, अपने परिवार की खुशी। चेस को यह बात समझ नहीं आती। वह ऐसे इंसानों को समझ ही नहीं पाती जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। अब डेमियन उसे साफ चेतावनी देता है कि ब्लैक विंग को तैयार कर ले और अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। चेल्सी अब सारी ऑफर्स छोड़कर सीधा डर दिखाना शुरू कर देती है। जब उसे पता चलता है कि डेमियन अपने परिवार से इतना जुड़ा है तो वह सीधे धमकी देती है कि अगर वह मान नहीं रहा तो उसके परिवार को निशाना बनाया जाएगा। वह कसम खाती है कि हैक्सन हाउसहोल्ड को पूरी तरह से मिटा डालेगी, इससे पहले कि चेल्सी अपना पूरा अल्टीमेटम दे पाती। डेमियन का हाथ उसकी गर्दन पर कस जाता है। उसकी सांसें अटकने लगती है, गला जैसे कुचला जा रहा हो। चेल्स का शरीर सीधा टेबल से टकरा जाता है। इस खतरनाक हालत में भी वो अपने घमंड में डूबी रहती है और गुस्से में कहती है कि एक गांव का लड़का उस पर हाथ कैसे उठा सकता है। लेकिन उसने सबसे बड़ी मूर्खता यही की थी, एक पूर्व डेथ नाइट के परिवार को धमकी देने की। कमरे के भीतर उठे इस शोर से चिस के गार्ड्स अंदर दौड़ते हैं। जैसे ही वह चिस को घायल देखते हैं, वह डेमियन पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन डेमियन खुद को काबू में रखते हुए चिस को एक तरफ फेंक देता है। एक पल के अंदर वह टेबल से एक नाइफ उठाता है और लाइटनिंग स्पीड से दोनों गार्ड्स के गले पर वार करता है। सब कुछ इतना तेज होता है कि गार्ड्स को एहसास ही नहीं होता कि उनकी गले की नस कट चुकी है। जब तक वह अपने घावों को पकड़ते हैं, डेमियन बाहर की ओर बढ़ जाता है। उसने जानबूझकर उनकी गर्दनें हल्के से काटी थी। अगर समय पर पोषण लगा दी जाए तो शायद वे बच सकते हैं। लेकिन चेस गोल्ड पिक्सी डेमियन के लिए उसे मारना बहुत ही आसान है। मगर उसने तय कर लिया है, उसे मारना बहुत साधारण सजा होगी। डेमियन चाहता है कि वह खुद अपने कर्मों का फल भुगते। तभी रेबिका कमरे में आती है। वह तुरंत अपनी मालकिन की देखभाल में लग जाती है। लेकिन लगता है कि इस लड़की को डेमियन की धमकी भरी बातें सुनाई ही नहीं दी थी। चेल्स अब सिर्फ बदला लेने की सोच रही होती है। गुस्से से कांपती हुई वह जोर से चिल्लाती है। मस्टैंग फ्यूरी ऐसा बैडस नाम सुनकर लगता है कोई घातक असासन होगा। लेकिन सामने आता है एक सफेद रंग का डंपलिंग जैसा आदमी। चेस मस्टैंग को ताने मारती है। वह याद दिलाती है कि उसे भरोसा दिलाया गया था कि अलर सेंट फेल नहीं करेगा। लेकिन डेमियन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मस्टैंग कहता है कि शायद वह लड़का ब्लैक मैजिक के प्रति नेचुरली रेजिस्टेंट है। लेकिन चेस मस्टैंग को जोरदार थप्पड़ मारती है, ह्यूमिलिएशन के लिए पूरी तरह उसे जिम्मेदार ठहराती है। ब्लैक विंग की बात आती है। वो आखिरी बार एक टैवर्न में देखा गया था। कहता है कि आज की घटनाओं के बाद उसे थोड़ा चिल करना है। अपना चैंपियन नशे में देखकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। आखिरी बार वो मस्टैंग से पूछती है कि क्या उनका बीस्ट डेमियन को हरा पाएगा। मस्टैंग भरोसा दिलाता है, ब्लैक विंग यूलान का गौरव है। कभी कोई नाइट ब्लैक मैजिक में उतना गिफ्टेड नहीं रहा जितना वो है। मस्टैंग थोड़े पेशेंस की गुजारिश करता है। यूलान पूरा जोर लगा रहा है ताकि चेस को गोल्ड पिक्सी डकडम मिल जाए। फिर भी चेल्स वही पुरानी धमकी देती है। अगर उनकी उम्मीदें टूटी तो वह मस्टैंग और यूलन दोनों को मिटा देगी। उधर डेमियन जो अब भी सब कुछ सुन रहा होता है, छत के ऊपर से क्वाइटली सारा सीन ऑब्जर्व कर रहा होता है। ईव्स ड्रॉपिंग करते हुए भी वो क्वाइटली अपना ओरा फार्म कर रहा होता है, जैसे किसी बदले का बीज बो रहा हो। डेमियन की रूम रात के काफी देर बाद भी अब तक ग्लो कर रही होती है। अंदर विक्टर जमीन पर लुढ़का हुआ होता है, नींद में, और वह भी कुछ वेपन्स को गले लगाए हुए जैसे किसी ड्रंकन कडल में हो। उसके पास डेमियन बैठा होता है, अवेक। उसकी नजर उस नई स्वर्ड पर टिकी होती है जो उसने आज ही ब्लैकस्मिथ से ली थी। अचानक वह तलवार पर एक फ्लिक करता है और धीरे से एक नाम कहता है, यूलान। जैसे ही वह ब्लेड को ध्यान से देखने लगता है, उसे एक अजीब सी साउंड वेव निकलने लगती है। डेमियन अंदर ही अंदर सोच में डूब जाता है। फिर वह खुद से मानता है कि उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो यूलन ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ फिर देखेगा। उसके मुंह से एक कड़वी गाली निकलती है। डार्क मेजर्स को कोसता है और तभी उसके दिमाग में एक नाम कनेक्ट होता है, चेस गोल्ड पिक्सी।
अब उसे ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है यह सब उसी डार्क मैजिक से जुड़ा है। उसे याद आता है कि ब्लैक विंग से जब वो टकराया था, जो एनर्जी उसमें से निकली थी वह प्योर डार्क मैजिक था। फिर से वह स्वर्ड पर एक और फ्लिक करता है और तलवार एक और शार्प साउंड वेव छोड़ती है। अब की बार वह ज्यादा ताकत से मारता है और जो शॉक वेव निकलती है वो इतनी इंटेंस होती है कि आसपास की बिल्डिंग्स के हिस्से टूटने लगते हैं और डिब्री के छोटे टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। एक टुकड़ा सीधा विक्टर के सिर पर लगता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसी डीप स्लिप में बना रहता है। डेमियन हल्का सा ग्रिन करता है। उसकी आईज में मिस्चीवस शाइन होती है। वो सोचता है कि ड्यूक को ढूंढकर पूरी कहानी एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि कल खुद उसे दिखा ही दे। धीरे धीरे रात फेड होती है और एक नई सुबह आती है। अब ब्लैक विंग स्पारिंग ग्राउंड पर आता है। पूरा गियर पहन के जोश में उसकी बॉडी से एनर्जी और अग्रेशन दोनों निकल रहे होते हैं। थ्री स्टूजेस भी वहां खड्डे होते हैं। पेबल विस्पर करता है, यही है ब्लैक विंग। पेबल उसके लुक की तारीफ करता है, कहता है कितना सॉलिड और पावरफुल लग रहा है। फिर लकी पेबल से पूछता है कि आज का ड्यूल कौन जीतेगा। पेबल पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर थोड़ा सोचकर कहता है कि अगर दोनों नाइट्स की रेपुटेशन देखी जाए तो ब्लैक विंग जीत सकता है। लकी एक्साइटमेंट और थोड़ा हकलाते हुए कहता है कि क्या अब वे लोग उस डीमन डेमियन हैक्सन से आजाद हो पाएंगे। उसकी बातों में तीखी कड़वाहट होती है। वो क्लियरली याद कर रहा होता है वो वन साइडेड बीटिंग जो डेमियन ने स्पार के दौरान दी थी, और उसे पक्का यकीन होता है कि डेमियन को वो सब मजा आ रहा था। पेबेल को भी वही ड्रेड याद आता है और वह भी चाहता है कि डेमियन हारे, लेकिन एक लंबी साई लेकर कहता है उसे डेमियन की हार होती दिखती नहीं। तभी डेमियन एंटर्स करता है स्पारिंग ग्राउंड में। उसका फेस एनर्जी और एक्साइटमेंट से फुल होता है। अर्नेस्ट दूर से डेमियन को देखता है, उसकी एंट्री को और हेट भरी नजरों से स्टेयर करता है। उसके फेस पर कंफ्यूजन और डिस्गस्ट दोनों साबित होते हैं। अब दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। डेमियन वर्सेस ब्लैकविंग। एक पल के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो जाता है, जैसे सब कुछ होल्ड पे चला गया हो। ब्लैकविंग पहली बार साइलेंस तोड़ता है और सार्कास्टिक कॉन्फिडेंस से कहता है कि डेमियन ने भाग कर ना जाना यह काफी सरप्राइजिंग है। डेमियन एकदम चिल्ड रहता है, कहता है कि क्या बकवास कर रहा है यह। फिर कैजुअली उसके शोल्डर की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि लगता है रात भर ठीक से सोया नहीं, तभी यह जकड़न है। तभी ड्यूक आता है और अपने डेजिग्नेटेड चेयर पर बैठते हुए कैजुअली कहता है कि लगता है वही लेट आया सर है। अब ड्यूक फॉर्मली अनाउंस करता है कि जैसा वादा किया गया था, जो भी आज का मैच जीतेगा वही बनेगा अगला रिप्रेजेंटेटिव। फिर वो एक स्ट्रांग आवाज में कहता है और उसकी नजर चेस की तरफ होती है कि वह उम्मीद करता है कि सब लोग रिजल्ट को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे। चेस उसकी तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि उसे यह मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जीतने वाला सर ब्लैक विंग ही है। अब ड्यूक एक छोटा सा व्हाइट क्लॉथ हवा में उछालता है और डिक्लेयर करता है ड्यूल शुरू। ब्लैक विंग सबसे पहले अपने वेपन्स निकालता है, 2 एक्सिस। वो उन्हें आसानी से हवा में घुमाता है और काल कॉन्फिडेंस से डेमियन की तरफ बढ़ता है। उसे कहता है कि ड्यूल एक्सेप्ट करना डेमियन की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ब्लैक विंग दोनों एक्सिस को ग्रिप करता है, एक प्रॉपर स्टंस लेता है और कहता है कि अब बताएगा कि उसे वाइल्ड बीस्ट क्यों कहा जाता है। वो अपने पूरे शरीर में माना भरता है और फुल स्पीड में चार्ज करता है। अटैक ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने ही वाला होता है, लेकिन डेमियन अभी भी एकदम कंपोज रहता है। फिर डेमियन सोड उठाता है, एक फ्लिक करता है और उसी तरह की साउंड वेव्स निकलती है जैसे रात को हुई थी। वेव्स सीधे ब्लैक विंग की एक्सिस से टकराती है और वह अचानक पीछे हटता है, पूरी टक्कर अवॉइड करता है, लेकिन वेव्स की रॉ पावर उसे और पीछे धकेल देती है। ब्लैक विंग थोड़ा शॉक्ड और उसकी ब्रीथिंग हैवी होता है। यह टेक्निक देखकर सिर्फ वो नहीं, चे और उसकी मेड भी स्टंट होते हैं। ड्यूक भी शॉक में रिएक्ट करता है तो बोलता है कि यह तो काफी अनयूजुअल टेक्निक है। हिमरीच कुछ पहचानने वाली नजर से देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। ब्लैक विंग को लगता है कि उसका पब्लिक इंसल्ट हो रहा है और वह फिर चार्ज करता है, गालियां देता है। डेमियन को नाइट बास्टेड बोलता है और पूछता है कि क्या अजीब सा सोर्सरी चला रहा है वो।
डेमियन कोई जवाब नहीं देता, बस और ज्यादा पावरफुल साउंड वेव्स छोड़ना शुरू कर देता है। बार बार ब्लैक विंग उन्हें आते देखता है, लेकिन उसका प्राइड उसे पीछे हटने नहीं देता। वो सीधे वेव से टकरा जाता है। इम्पैक्ट जोरदार होता है, उसे जोर से लगती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। लेकिन उससे पहले कि और कुछ बोल पाए बम, एक और साउंड वेव सीधी उसकी फेस पर लगती है। अब वह खून से भीगा होता है, बेयरली मूव कर पा रहा होता है। ब्लैक विंग किसी तरह अपना सिर उठाता है, मुंह और नाक से खून साफ करता है और डेमियन को कमीना बोलता है। अब डेमियन स्वर ऊपर उठाता है और उसमें फुल माना भरता है और कहता है, अब बहुत हो गया मजाक। फिर वह तलवार जमीन की तरफ घुमाता है। जोरदार इम्पैक्ट और जो वेव निकलती है वह इतनी इंटेंस होती है कि ब्लैक विंग के अंदर की डार्क माना को जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। ब्लैक विंग चीख उठता है जोर से। पूरा क्राउड खामोश शौक में होता है। सबके चेहरों पर डिसबिलीफ और डर होता है। ब्लैक विंग की थ्रोट से कुछ उठता हुआ महसूस होता है और फिर एक काली बदबूदार उल्टी जमीन पर गिरती है। डेमियन बस उसे देखता है, शांत, बिना कोई इमोशन के। ड्यूक चौंक कर हिमरीत से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। चेस के चेहरे पर अब डर, डिसबिलीफ और गुस्सा सब एक साथ होता है। ब्लैक विंग की उल्टी रुकने का नाम नहीं लेती। काफी देर बाद जब सब रुकता है, ब्लैक विंग के शरीर से धुआं निकलता है और उसके हाथों की फ्लश सिकुड़ जाती है। डेमियन उसके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब सच्चाई बाहर आ गई है, और फिर ब्लैक विंग पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ता है। मसल्स गॉन, स्ट्रेंथ गॉन। डेमियन उसकी तरफ देखकर कहता है, फेक नाइट। ड्यूक देखते रह जाता है जब डेमियन की बातें हवा में गूंजती है। वो 3 लो क्लास गोल्ड पिक्सी नाइट्स और विक्टर पूरी तरह डम्फाउंडेड होते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है इस ड्रामेटिक सीन को देखकर। डेमियन अपने प्रैक्टिस्ड फ्लेयर से अपनी सोड शीथ में डालता है। वो क्लियर और अनवेवरिंग होकर विस्तार से बताता है कि ब्लैक विंग ने अपनी फिजिकल एबिलिटीज को डार्क मैजिक से एनहांस किया है, और डेमियन डिसमिसिव वेव के साथ कंक्लूड करता है कि बस इसी वजह से वो फेक नाइट कहलाता है। ड्यूक के वेसल्स में डर की लहर दौड़ जाती है। वे हकलाने लगते हैं। उनकी आवाजें धीमी हो जाती है। एक स्कफ करता है, कहता है कि यह सब रेडिकुलस है। वहीं अर्नेनेस्ट कंफ्यूजन में घूरता रहता है। चेस की मेड हालांकि एक रेहे से बनी रहती है। पूरा तमाशा अनइमोशनल और स्ट्रेट फेस से देखती रहती है। लोगों की फुसफुसाहट तेज होने लगती है। चिंता जताई जाती है कि अगर चर्च को पता चला तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिसकी मेड चुपके से मुड़ती है और स्पारिंग ग्राउंड से बाहर निकलने लगती है। ड्यूक यह पूरा नाटक देख रहा होता है। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। आखिरकार वो डेमियन को आवाज देता है। उसकी आवाज में एक्यूमुलेटेड गुस्से की थरथराहट होती है कि क्या उसे पहले से पता था ब्लैक विंग की असली पहचान। डेमियन सम्मान से जवाब देता है कि हाँ, उसे पता था। उसकी आवाज काम रहती है। वह समझाता है कि उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह सब अपराधी का पता लगाना चाहता था। ड्यूक यह सुनकर फिजिकली बुरा महसूस करता है। डेमियन का नजरिया गंभीर हो जाता है और वह बताता है कि हाँ, डार्क मेजर्स ने ड्यूक के घर में इन्फिल्ट्रेशन कर लिया है, और अब असली कल्पित को बेनकाब करने के लिए वो यह खुलासा करता है कि जिसने डार्क मैजिक इस्तेमाल की है वो ड्यूक की बेटी लेडी चेल्स है। चेल्स पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसकी आंखें डिसबिलीफ से खुली रह जाती है जब उसका नाम लिया जाता है। चेस तुरंत बचाव में लग जाती है और अपने ड्यूक को पैनिकिक में बताती है कि वह दोषी नहीं है और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ड्यूक अपना चेहरा हाथों में छुपा लेता है, प्रोफाउंड डिसपॉइंटमेंट के साथ। फिर भी उसका गुस्सा काबू में नहीं रहता। वो चेल से डरावनी आवाज में पूछता है कि उसने अपने घर में ऐसी गंदी बातें कैसे लाई। फिर वह अपना हाथ उठाकर तुरंत सोल्जर्स को आदेश देता है कि चेस और सभी संबंधित लोगों को जेल में डालो और असली पहचान पता करो। तुरंत सोल्जर्स गिरफ्तारी शुरू करते हैं। वे ब्लैक विंग को पकड़ लेते हैं और बाकी लेडी चेल्सी के चारों ओर घेर लेते हैं और उसे शांतिपूर्वक आने को कहते हैं। लेकिन चेल्स डर के मारे बड़बड़ाती है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो सब कुछ खुल जाएगा। इसीलिए सहमति देने के बजाय प्योर पैनिकिक में वह अपने ही सैनिकों से पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें आदेश देती है कि उसे प्रोटेक्ट करें।
मूर्खता से वे तलवारें उठाकर चेसी को घेरने वाले सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ड्यूक इस रेकलेस डिस्प्ले को देखता है और लंबी निराशाई छोड़ता है। फिर वह अपने ऑफिशियल नाइट हिमरीच को बुलाता है और उसे साफ आदेश देता है कि चेस गोल्ड पिक्सी को तुरंत पकड़ो। हिमरीच सिर झुकाकर जवाब देता है कि जैसे ड्यूक ने कहा वैसे करेगा। वह चलता है। हर डेलीबेट कदम में उसकी पावरफुल प्रेजेंस झलकती है। उसकी पीठ पर क्लॉक ड्रामेटिकली फ्लो करता है। चेल्स और उसके सोल्जर्स तुरंत एक भारी प्रेजेंस महसूस करते हैं जो उन्हें अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बलिंग कर देती है। हेमरीच उनकी तरफ मर्डरस इंटेंट से देखता है और कहता है कि सैनिक रास्ता छोड़ दें, लेकिन उनके शरीर डर से फ्रोजन हो जाते हैं। उनका ट्रेम्बलिंग और बढ़ जाता है। वे महसूस करते हैं कि उसकी ताकत उनके मुकाबले कहीं ज्यादा है और जानते हैं कि वे उसकी लेवल को हैंडल नहीं कर सकते। फिर भी वे स्टबनली हिलने से इंक पूरी तलवार निकालते ही वह डेवस्टेटिंग स्लैश के लिए तैयार हो जाता है। चेस भागते हुए पीछे देखती है कि हेमरीच की तलवार से निकली माना उसके सोल्जर्स को पार कर चुकी है और अभी भी उसकी तरफ आ रही है। इंस्टिंक्ट से वह डक करती है, आंखें बंद करके प्योर फियर में चिल्लाती है। फिर भी इनविजिबल फोर्स उसके बालों के कुछ हिस्से काटने में कामयाब होती है। जैसे ही इमीडिएट डेंजर खत्म होता है, वह हैवीली पैन करती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अपने सोल्जर्स को अभी भी उसके सामने खड़ा पाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह अनवेयर है कि उनकी बॉडी और स्वर्ड पर एक पतली लगभग इम्परसेप्टिबल लाइन उभरी है। अगले ही पल उनके बॉडी और स्वर्ड क्लीनली फॉल अपार्ट होने लगते हैं। उसी पल चेल्सी प्योर हॉरर महसूस करती है जब सोल्जर्स के शरीर से ब्लड उसके चेहरे पर छिटकता है। अब चेल्स पूरी तरह डर जाती है जब दो कॉप्स उसके सामने गिरते हैं। हिमरीच उसके सामने खड़ा होता है। उसकी डोमिनेटिंग प्रेजेंस उसे इतना छोटा महसूस कराती है जैसे वह एक चींटी हो। चेल्स के लिए सब कुछ एक डीमन उसके पास आते हुए जैसा दिखता है। फिर वह अपनी तरफ मुड़ती है, किसी की मदद की उम्मीद में। उसकी नज़र अर्नेस्ट पर पड़ती है और वह तुरंत उसे बुलाती है। फिर रॉ डेस्पिरेशन में उससे मदद मांगती है कि वह उसकी मदद करे और उसे बचाए। अर्नेस्ट उसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और हथियार लेकर उसकी तरफ खड़ा हो जाता है। वह अब और नहीं सह सकता कि बिलव्ड प्रिंसेस रोती रहे और मदद मांगे। डेमियन यह देखता है और अंदर से अर्नेस्ट को इडियट कहता है। हिमरीच अर्नेस्ट को चेतावनी देता है कि वह मिड क्लास नाइट है जिसने ड्यूकल हाउसहोल्ड के विकास में बड़ा योगदान दिया है और ड्यूक उसे सम्मान देता है, लेकिन साफ कहता है कि अगर वह चेस की रक्षा करेगा तो उसे वही मार दिया जाएगा। अर्नेस्ट कांपता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है और चेस की रक्षा करता है। वह अपना मैना भी कवर करता है और जोर से चिल्लाता है डेस्परेट डिफायंस में, लेकिन हेमरीच की प्रेजेंस उसके लिए बहुत भारी होती है। उसे पता होता है कि हेमरीच खाली धमकी नहीं देता, वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन जानता है कि सच में हेमरीच को रोकना नामुमकिन है। अंत में वह हार मानकर अपना सिर झुकाता है, वेपन छोड़ देता है और हेमरीच के सामने घुटने टेकता है। फिर सोल्जर्स आते हैं और चेल्स को अरेस्ट करते हैं। हालांकि चेल्स रेजिस्ट करती है, पर वह सोल्जर्स की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाती। वह पीछे मुड़कर ड्यूक को देखती है और इनोसेंस की एक्टिंग फिर से शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक बीच में ही रोक देता है। उसे वलेस कहता है और चुप रहने को कहता है। वह कहता है कि उसके कारण परिवार पर बड़ा संकट आ सकता था और उसने सबको कीचड़ में डाल दिया। एजिक्स ड्यूक नफरत भरी नजर से कहता है कि चेल्स को इस परिवार में लाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चेल्स हकलाते हुए पूरी ताकत से विरोध करती है कि वह इस सब से कोई लेना देना नहीं रखती और जाने की गुहार लगाती है, लेकिन ड्यूक उसकी बातें सुनना बंद कर देता है। वह कहता है कि अब और नहीं सुन सकता और गार्ड्स को आदेश देता है कि चेस को चुप कराओ और अपनी नज़र से दूर ले जाओ। फिर गार्ड्स उसका मुंह दबा देते हैं। जब उसे घसीटा जा रहा होता है, वह बचने की कोशिश करती है और चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि उसका मुंह दबा हुआ होता है। लोग चेस को मिक्सचर ऑफ पिटी और ग्रिम सेटिस्फेक्शन की नज़र से देखते हैं। वह डेमियन को देखती है जब उसे बाहर निकाला जा रहा होता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वह इतनी गुस्सा हो जाती है कि उसकी आंखें लगभग पूरी तरह ब्लड रेड हो जाती है।
वह कर्ज करती है, लेकिन मुंह दबा होने के कारण साइलेंट रहती है। डेमियन खड़ा रहता है, उसे जाते हुए देखता है और उसकी फ्यूटाइल कर्ज सुनता रहता है। फिर डेमियन चिलिंग प्रेजेस बनकर एक विकेट सेटिस्फेक्शन वाला स्माइल अपने चेहरे पर फैलाता है। कुछ दिन बाद ठंडी और अंधेरे से भरी जेल के सन्नाटे को एक आदमी की चीख तोड़ देती है। जंजीरों में जकड़ा वह कैदी दर्द से कांप रहा होता है और हाफते हुए बड़बड़ाता है कि उसे कुछ नहीं पता, बस ड्यूक की बेटी से एक अजीब सी खुशबू के चलते दिल लग गया था। शायद ब्लैक मैजिक की कोई इंसेंस थी। हेमरिच वही खड़ा सब देखता है, बिना किसी भाव के। थोड़ी देर चुप रहकर वह बस इशारा करता है कि अब इंटेरोगेशन बंद किया जाए और अगला कैदी लाया जाए। हेमरिच को पहले से एक्सपेक्ट होता है कि जिसका पूरे ड्यूकडम में इन्फ्लुएंस बढ़ने का रीजन डार्क मेजर्स ही है। थक कर एक लंबी सांस छोड़ता है और खुद से सवाल करता है, आखिर चेल्स ने ऐसा किया ही क्यों? उधर जेल की एक आइसोलेटेड सेल में सी शांत लेटी होती है, मगर उसकी आंखों में अब भी नफरत जल रही होती है। उसका मन बार बार अपने पिता की कड़वी बातों को दोहराता है। उसे लगता है कि इस मोड़ पर उसे पहुंचाने वाला सिर्फ ड्यूक ही है। सारी जिंदगी उसने सिर्फ एक चीज चाही थी कि उसके पिता एक बार उसे अपनी बेटी मान ले, मगर शुरुआत से ही ड्यूक की आंखों में बस उपेक्षा थी। वह यह सोचती है कि उसके पिता की वह ठंडी निराश नजरें आखिर क्यों सिर्फ उसी के लिए थी। तभी एक जेल गार्ड आता है, हाथ में एक प्लेट जिसमें ब्रेड होती है। वह प्लेट नीचे रख देता है। चेज ब्रेड को देखती है, फिर अपना हाथ बढ़ाती है। भूख से कांपती उंगलियों से वह ब्रेड उठाती है और चबाना शुरू करती है। सोचती है कि चाहे जितनी भी बेइज्जती हो, जितनी भी तकलीफ हो, उसे जिंदा रहना है। मगर वह गार्ड बस उसे घूरता रहता है। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार किसी छुरी की तरह चुभते हैं। दूसरे सीन में डेमियन अपने कंधे सीधा करता है। वह अभी अभी ट्रेनिंग से लौटा होता है। जैसे ही वह हॉलवे से गुजरता है, उसे कमरे के पास विक्टर खड़ा दिखता है। विक्टर उसे हल्के अंदाज में सिर हिलाकर बताता है कि ड्यूक उसे बुला रहे हैं। कुछ देर बाद ड्यूक के स्टडी रूम में क्रिस्टल ग्लास में रेड वाइन भरी जा रही होती है। ड्यूक और डेमियन आमने सामने बैठते हैं। दोनों एक साथ वाइन की चुस्की लेते हैं। डेमियन वाइन की तारीफ करता है। उसकी रिच टेस्ट देर तक जुबान पर ठहरती है। ड्यूक थोड़ी सी मुस्कान के साथ मानता है कि यह उसका फेवरेट विंटेज है। फिर वह एक छोटी सी बॉक्स से ब्लैंको रीजन का एंजेलिक चीज निकालता है। कहता है कि यह वाइन के साथ परफेक्टली जाता है। डेमियन सिर हिलाकर चीज लेता है और एक टुकड़ा खा लेता है। माहौल अभी कुछ मेलो ही होता है कि अचानक ड्यूक ग्लास नीचे रखकर गंभीर आवाज में कहता है, चेस के मामले में चर्च की ऑर्डर से मदद लेने का फैसला लिया गया है। डेमियन की भौं हल्के से ऊपर उठती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि ड्यूक यह मामला खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। ड्यूक अपनी कनपटी दबाते हुए थके हुए स्वर में बताता है कि पकड़े हुए अब तक जितने के भी चेल्सी से संबंध था उनमें से कोई भी असली डार्क मेज निकला ही नहीं। डेमियन के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकता है। उसे लगने लगता है कि असली दुश्मन तो हाथ से फिसल चुका है। वो खुद से पूछता है, क्या उसे और इन्वॉल्वर होना चाहिए था? ड्यूक अपने फैसले की वजह बताता है। चर्च से फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए उसने परस्यूट उनके हवाले कर दी है। डेमियन थोड़ा रुककर पूछता है, क्या चेल्स ने इंटेरोगेशंस में कुछ भी कहा? कोई नाम, कोई सुराग? ड्यूक बस एक गहरी सांस छोड़ता है। कहता है कि बुरी से बुरी यातना के बावजूद चेल्स ने एक शब्द तक नहीं बोला। ग्लास का आखिरी घूंट पीकर ड्यूक खाली नजर से उसे देखता है। फिर मानता है कि चेल्सी हमेशा से ऐसी नहीं थी। शायद यह सब उसके पास्ट की वजह से हुआ। एक हल्की कड़वी मुस्कान के साथ वह अपने पुराने दिनों की बात छेड़ता है। वो बताता है कि चेस की माँ एक कॉमनर थी। जब वह जवान और लापरवाह था तब एक हंटिंग ट्रिप पर उससे मिला था। कुछ समय बाद वो महिला उसके पास आई चेस को साथ लेकर। ड्यूक तब एरोगेंट था। उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी कॉमनर उसका ब्लड कैसे कैरी कर सकता है। उसने उन्हें ठुकरा दिया। समय गुजरता गया, मगर एक दिन क्यूरियोसिटी उसे उस बच्चे तक ले जाती है जिसे उसने छोड़ा था। तब उसे पता चलता है कि जिसकी माँ प्लेग से मर चुकी थी, बस बच्ची बची थी। वो पेल फेस बनाकर कहता है कि शायद उसके स्वभाव के उलट था यह फैसला। तो फिर उसने उसे वापस क्यों बुलाया?
डेमियन चुपचाप सुनता है, फिर धीरे से कहता है कि शायद क्योंकि वह फैमिली थी। ड्यूक का चेहरा कठोर हो जाता है। यह शब्द फैमिली जैसे सीधे उसकी आत्मा पर वार करते हैं। उसकी आंखों में पछतावे का साया फैल जाता है। वो धीमे से कहता है कि शायद चेस ने बस यही चाहा था कि उसे भी उस फैमिली का हिस्सा माना जाए, और इसी एक्सेप्टेंस की चाह में उसने वो रास्ता चुन लिया जहां अंधेरा ही अंधेरा था। वो सिर झटकता है, कहता है कि वह बस एक नोबल वुमन की सिंपल लाइफ जी सकती थी। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो डेमियन से माफी मांगता है, कहता है कि उसे इग्नोर कर दो, यह सब बस ड्रंक एंड रैम्बलिंग है। मगर उससे पहले कि कोई और बात हो पाती, स्टडी के बाहर से किसी की कड़ी आवाज आती है। ड्यूक को पुकारा जाता है। एक अटेंडेंट डोरवे पर पैनिक में खड़ा होता है। ड्यूक खड़ा होता है, परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ। अटेंडेंट हिचकिचाता है और फिर वह खबर देता है जो सब कुछ तोड़कर रख देती है। लेडी चेल्सी ने खुद को फांसी लगा ली है। यह शब्द बिजली की तरह गिरते हैं। ड्यूक वही थम जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती है, होठ हिलते हैं, मगर कोई आवाज नहीं निकलती। सीन कट होता है। जेल के उसी सेल में दो गार्ड्स जैसे जड़ हो जाते हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है, आंखें ऊपर जमी हुई। वो जिस चीज को देख रहे होते हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। उनके सामने छत से झूलती चेल्स की लाइफलेस बॉडी होती है, शांत, ठंडी और अकेली। उन गार्ड्स की आंखों में जो डर होता है वो सब कुछ कह देता है।